यानी कि डिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली ये डेरिवेशन की फॉर्म में हम कैसे पढ़े, अब हमको देखना है। देखो, जब विवर्तन करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि भाई एक तो सबसे पहले हम स्लिट वाली स्क्रीन लेंगे जिसमें स्लिट होगा और उसके सामने नॉर्मल स्क्रीन लेगी। अब दोनों स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं यंग एक्सपेरिमेंट में समझाया था मैंने, कितनी होती है कैपिटल डी, और कैपिटल डी किसमें होता है, मीटर्स में, ध्यान रखना। कैपिटल डी एक बड़ी लेंथ है, मीटर में होती है। और जो ये स्लिट होती है उस स्लिट की थोड़ी चौड़ाई ज्यादा ले लेंगे हम समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे ये कितनी होती है, जो चौड़ाई है इसकी वो होती है ए, उसको ए लिया जाएगा। और जो ए है वो एक्चुअल में बहुत ही छोटी लेंथ है, यानी कि जो ए है वो ए कैसी है, वो एमएम में होती है, मिलीमीटर में, है ना। पता है सब कुछ बात का, ये सब पुरानी चीज होगी। अब यहां पे हम ये सोचेंगे कि जो हमारी ये स्लिट है, इस स्लिट पे एक वेव फ्रंट आएगा, और जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, सोच के बताओ। हम अगर कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट पढ़ेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो जरा सोचो, अगर मैं यहाँ स्फेरिकल मतलब गोलीय, एक गोलीय वेव फ्रंट आता है, तो वो गोलीय, अब ये मैंने तुम्हें समझा दिया, समझ में आया तुम्हारे, जहां जगह बचे लिख देंगे तो कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो मैं गोले वेव फ्रंट ले गया हूं ऐसे, तो वो ऐसा आएगा यहाँ पे। तो ये बताओ, जब ये स्लिट ऐसी सीधी है, स्लिट तो ऐसी है ना बिल्कुल, तो इस स्लिट पे यहाँ पे जो गोलीय वेव फ्रंट होगा, उस वेव फ्रंट के, उस तरंगाग्र के बिंदु सारे के सारे आकर टच तो नहीं होंगे इस पे, कुछ तो हो जाएंगे और कुछ रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ सारे के सारे जो तरंगाग्र बनेंगे हमारे, वो तरंगाग्र एक ही, जितने बिंदु इस पे होंगे वो सारे के सारे एक ही फेज में नहीं होंगे, उनका कलांतर जीरो नहीं होगा, उनका समान कला नहीं होगी। ये समझ में नहीं आई। देखो, जो तरंगाग्र आ रहा है वो आ रहा है ऐसे, तो तरंगाग्र बिंदु भी ऐसे होंगे फिर, है ना। और जो हमने स्लिट ली हुई है वो है ऐसी, तो अब ऐसे बिंदु ऐसी थोड़ी स्लिट पर काम कर देंगे। इस स्लिट पाने के लिए कैसा तरंगाग्र चाहिए तुम्हें, इस स्लिट पर आने के लिए तरंगाग्र होना चाहिए समतल, प्लेन। और जो ये तरंगाग्र है ये कैसा है, गोलीय। तो अब हमें जो गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा, उस तरंगाग्र को हम किसमें चेंज करेंगे, गोलीय तरंगाग्र को हम चेंज करेंगे समतल तरंगाग्र में। और कुछ डेरिवेशन हमें और भी पढ़ने हैं, और वो डेरिवेशन हमारे ऐसे हैं कि अभी बता रहा हूं। देखो, एक तो हमें पढ़ना है व्यतिकरण और विवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इनके बीच में डिफरेंस कि इनमें विभेद क्या है, अंतर क्या है। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि व्यतिकरण के भी, विवर्तन के टाइप होते हैं दो, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर, तो विवर्तन के टाइप भी पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को याद रखियो, मैं इन्हें भूल ना जाऊं। वैसे तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, विवर्तन और व्यतिकरण में अगर डिफरेंस करने की बात आती है तो कितनी बड़ी बुक पढ़ लो, बहुत बड़ी से बड़ी बुक भी पढ़ लो, उनमें भी बहुत क्लियर तो कुछ ऐसा होता नहीं है कि तुम देखते ही ये पहचान जाओगे कि यहाँ तो सेपरेट विवर्तन हुआ होगा और यहाँ सेपरेट व्यतिकरण हुआ होगा। ऐसी तो कोई बुक है नहीं आज तक। समझ में आई बात, इतना डीप इनके बीच में रिलेशन है कि इनको बिल्कुल अलग करके देखना तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ मोटे मोटे से डिफरेंस इनमें होते हैं कि जो दूर से दिख जाए मोटे मोटे से कि भाई ये डिफरेंस हो सकता है। लेकिन एक जगह पे व्यतिकरण हो रहा हो तो वहां विवर्तन ढूंढ सकते हैं, और जहां विवर्तन हो रहा हो वहां व्यतिकरण मिल सकता है। क्लियर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो इनके बीच में है नहीं, क्योंकि दोनों का थीम एक ही है, इनका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो सेम ही है, वो डिफरेंट नहीं है। चलो भैया, अब यहाँ अपने रूल पा जाते हैं दोबारा। ये ध्यान रखना, दोनों टॉपिक मैं भूल ना जाऊं, याद रखियो, मुझे याद दिलाते हो इस के बाद करने में। तो अब हम सबसे पहले अपने एक स्रोत ले, पहले मैं इसका सेंटर बना देता हूं। ये डेरिवेशन आज ही खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा मुझे। हम सेंटर बना दिया, इस सेंटर पे उठाकर रख दो यहाँ एक, कोई भी एक प्रकाश का स्रोत, ये प्रकाश का स्रोत है, तो ये अपने अंदर से वेव फ्रंट उत्पन्न करेगा। जब इसके अंदर से वेव फ्रंट निकलेंगे तो क्या ये वेव फ्रंट हमारे काम के हैं, बताओ। ये तो यहाँ पहुंचेंगे तो ये तो अलग अलग बिंदु बनेंगे इसके, ये स्लिट पे आके एकदम से कैसे, देखो अगर हमें यहाँ पे समझो थोड़ा सा और दिमाग लगा के, दो स्लिट कर दी मैंने यहाँ, दो स्लिट करने के बाद क्या होगा, ये स्लिट अपने आप में उत्पन्न करेगी और ये अपने आप में उत्पन्न करेगी, तो इनमें व्यतिकरण होकर यहाँ पे फ्रिंज मिलेंगी, याद है कुछ, ये तो था द्विध्रुवीय प्रयोग। और अगर मैं इस प्रयोग को हटा के दूसरे प्रयोग की बात करूं, कौन सा, सिंगल का, तो सिंगल में क्या है, देखो सिंगल में ये है कि यहां तुम्हें बनानी है स्लिट, इस स्लिट में को लाइट आएगी, और जब स्लिट में से लाइट आएगी तो लाइट कहां पहुंचेगी बताओ, इस स्लिट के सामने तो ब्राइट दिखेगा,
और उसके आमने सामने तुम्हें फ्रिंज दिखेंगे या ना दिखेंगे। तो स्लिट में से लाइट निकलेगी तभी तो होगा ये सब कुछ ड्रामा, या नहीं? अब ये बताओ, जब स्लिट में से लाइट निकलेगी तो इस स्लिट में एक ही पूरा का पूरा स्रोत है क्या प्रकाश का? ना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। इस स्लिट में आया है तरंगाग्र, और जब तरंगाग्र आया होगा तो तरंगाग्र होते हैं बहुत सारे बिंदु, पता है? तो अगर तरंगाग्र पे बहुत सारे बिंदु होंगे तो ये सारे के सारे बिंदु अलग 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 वेव फ्रंट बनाएंगे अपने, समझिए जरा एक बार। और जब वो अलग 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 वेव फ्रंट बनाएंगे तो उससे जाकर उत्पन्न होगा हमारा विवर्तन। तो सॉरी, हाँ विवर्तन। तो व्यतिकरण में क्या था, इंटरफेरेंस में क्या था कि दो स्रोत होते हैं, दो स्रोत अपना अलग अलग मानेंगे हमने, दो स्रोत है और वे अपना मिलजुल के और यहां बना देते हैं फ्रिंजेस। लेकिन विवर्तन में कितने स्रोत होते हैं, कोई तुमसे पूछे तो ये मत कहते एक स्लिट होती है एक ही स्रोत होता होगा। एक स्लिट में अनंत स्रोत है, समझ आएगा? हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने कह सकते हैं उसको, और मानने को तो एक ही मान लो। लेकिन उसमें बहुत सारे स्रोत हैं, अलग अलग स्रोत सारे के सारे अपने एक डिफरेंट डिफ्रैक्शन तैयार करके, और तब जाके इस पे जो मिलेगी हमें उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, या फिर उसे पैटर्न कह सकते हैं, फ्रिंज का चित्र कह सकते हो कि भाई फ्रिंज का चित्र बनाइए इसके लिए, विवर्तन के लिए। और एक व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए पढ़ लिया सबने, फ्रिंज की बराबर बराबर इंटेंसिटी होती है, सब कुछ पढ़ लिया वो। मैंने पिछले वाले जो तुम्हें क्लास करवाई थी ना, वो रिकॉर्ड करी थी, तो उसमें मैं लगा दिया साथ में सारे सारे, पिछले का रिवीजन भी, तो मैं उसे शाम को अपलोड कर दूं, देख लो सारे। यहाँ पे जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न समझ में आया? तो किसी भी डिफ्रैक्शन के लिए कितने पॉइंट होने जरूरी है? बहुत सारे, क्योंकि एक वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। लेकिन वो सबसे पहले वेव फ्रंट आए तो सही है। अब अगर मैंने ऐसे वेव फ्रंट को यहां भेज दिया तो सोचो क्या होगा? वो तो ऐसा ऐसा बनेगा, इस स्लिट में थोड़ी मिलेगा सारा सारा हमें, उस स्लिट का कोई तो आगे और कोई पीछे मिलेगा। तो अब ऐसा करो जो प्लेन हो जाइए, बताओ ये प्लेन कैसे होगा? अब ये तो ऐसा आ रहा अजीब सा, इसे प्लेन कैसे करूंगा? इसे गुजारते हैं हम एक अवतल लेंस। अवतल लेंस है कौन सा लेंस बताइए जरा? ये है एक कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से निकलने के बाद क्या होगा जरा सोच के बताओ, कोई तुम्हारे में से सोच सकता हो तो। देखो पॉइंट्स बना लो, इस पे वेव फ्रंट पे पॉइंट्स बना लो, बना लिए? ये जो पॉइंट है ये तो चलेगा इसके अंदर चलेगा, और थोड़ी सी कम दूरी तय करेगा क्योंकि कांच के अंदर चल रहा है, और इतने टाइम में ये जो है ज्यादा दूरी तय करेगा, तो ये कहां पहुंच जाएगा? आगे नहीं पहुंचने का, यहीं तक आएगा ये नहीं, क्योंकि इसकी दूरी देखो, दूरी ज्यादा तय करनी पड़ रही है। खुद सोच कर देखो तुम एक बार कि तुम जब ऐसे को निकालोगे और इसमें से निकालोगे तो सोचो ये पॉइंट तो बहुत पीछे है और ये पॉइंट बहुत आगे है, तो जब ये आगे बढ़ेगा तो क्या ये पॉइंट आगे रह जाएगा? ये पॉइंट निकलेगा कांच में से, और ये पॉइंट कहां से निकलेगा? ये चलेगा नॉर्मल वायु में। तो ये जब तक आगे पहुंचेंगे तब तक ये वाला पॉइंट इतनी ही दूरी तय कर चुका होगा, जब ये तय करके आ जाएंगे तो हमें पर ऐसा पॉइंट मिलेगा। समझ आ गई बात या नहीं आई? दोबारा सुन लो मेरी बात। जब ये इसमें से निकलेगा तो ये वाला सीधा, ये वाला हिस्सा आगे है और ये हिस्सा पीछे है। बताओ ये पीछे वाला इतने इसके बराबर कैसा आ गया अब? क्योंकि इसको निकलना पड़ा कांच की मोटी परत में से, और ये जो पीछे थे ये निकले आराम से कोनों पे से, तो ये जल्दी पहुंच गए वहां पे, तो ये बराबर बराबर दूरी तय करते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो जो हमें इसमें निकलने वाला वेव फ्रंट मिलेगा वो कैसा होगा? वो होगा एक प्लेन वेव फ्रंट। मेरी बात समझ में आई? तो हम एक प्लेन वेव फ्रंट यहां बना देंगे कि भाई ये हमें एक प्लेन वेव फ्रंट मिला है। तुम्हें समझ में आई प्लेन वेव फ्रंट कैसा बनाया हमने? किसी एक नॉर्मल वेव फ्रंट से लेके हम प्लेन बना सकते हैं, इसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे बनाया वो समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा। आ गया है? चलो समझ तो रखा ना तुमने वैसे कि निकलेगा तो कैसा कैसा बिहेव करेगा। चलो भाई ये हमारा हो गया तैयार। अब सोच के बताओ इसमें कितने स्रोत हैं? इसमें कितने स्रोत हैं? इसमें तो बहुत सारे स्रोत है, जितने मानो उतने स्रोत है, इसमें तो अनंत। अब जो इसमें इतने सारे स्रोत हैं तो ये सारे सारे स्रोत अपनी अलग 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 इंटेंसिटी की लाइट भेजेंगे, इनके वेव फ्रंट निकलेंगे। जब इनके वेव फ्रंट निकलेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा तुम्हें? सोच कर बताओ, जल्दी बताओ थोड़ा सा, क्या दिखेगा यहाँ? ब्राइट, पता नहीं था ना? अरे डिफ्रैक्शन में ब्राइट तो दिखता है बीच में। चलो छोड़ो मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम यहाँ से करंट वो निकालो लाइट, जब यहाँ से लाइट निकलेगी तो वो कहाँ पहुंचेगी? कहाँ पहुंचेगी? सीधी पहुंचेगी वो तो। अगर यहां से लाइट पास होगी तो वो सीधी जाएगी। अगर वो लाइट सीधी की सीधी जाएगी तो हमें उस टाइम पे ये एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि किसने कितनी दूरी तय करी है लाइट में। दोबारा सुनो, अगर लाइट यहां से निकलेगी तो हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता लगेगा कि इंटेंसिटी किस तरह की मिली है फ्रिंज की और लाइट कौन सी ने कितनी ट्रेवल करी है। मतलब हमें ये सारी की सारी लाइट एक जगह कन्वर्ज करनी है। ये जितना भी इसमें से लाइट निकलेगी, जितने भी वेव फ्रंट निकलेंगे, अगर वो सारे वेव फ्रंट हमें कन्वर्ज करने हो, मतलब एक जगह पे इकट्ठे करने हो, अभिसारी कहते हैं, अभिसार करने हो सारे सारे, तो उस टाइम पे अभिसारी लेंस यूज करेंगे। और वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो दोबारा से इस लेंस को यूज करो। इस लेंस को यूज करते सारे कहां जाएंगे? सारे आ जाएंगे यहाँ पे।
क्लियर है? तो हमने इसको इसके फोकस पर रखा, फोकस पर रखते इसने सारे सारे पैरेलल कर दिए, और पैरेलल करते अगर दोबारा से हम लेंस लगा देंगे यहाँ पे तो वो सारे सारे दोबारा से यहाँ इकट्ठे कर देगा। तो अब एक लेंस लगा रहे हैं और वो लेंस है हमारा, बताओ कौन सा? हाँ, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इस कॉन्वेक्स लेंस में से निकलने के बाद मुझे बताओ क्या होगा इनका ऑप्टिक रेज का। ये सारी रेज यहां तक आएंगी तो, लेकिन उसके बाद अब तुम सबसे पहले इन दो रेज को देखो, ये तो ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है, सबसे ऊपर की है और ये सबसे नीचे का पॉइंट है। ये बताओ जब ये इसमें से निकलेगी तो ये यहां जाके मिलेगी, यहां पे जाके कन्वर्ज होगी इस पॉइंट में। अब ये बताइए जब ये यहां पे जाके कन्वर्ज हुई होगी तो इसने कितनी दूरी तय करी है? इसको मिटा देते हैं, इसको कोई यूज नहीं है। बताओ इसने कितनी दूरी तय करी है? इसने यहां से चलने के बाद यहां तक और यहां से चलने के बाद यहां तक, क्या अलग अलग दूरी तय करी है दोनों ने? ये सेम ही चले हैं, ये जितनी दूरी पे वो है इतनी दूरी पे ये है, और जितना से पहुंचना उतना उसको पहुंचना है, तो ये सारे सारे कन्वर्ज हो गए इस पॉइंट पे। तो हमें यहां से ये समझ में आई कि जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे ऊपर के और नीचे के वो समान कला में होंगे, यानी कि इसका और इसका जो अंतर है रास्ते का वो है नहीं, जीरो है। इसका मतलब पथांतर शून्य है। तो कलांतर कितना होगा? कलांतर भी शून्य हो गया। बताओ कलांतर क्यों शून्य हो गया? ये सारे सारे बिंदु किसके हैं? एक ही वेवफ्रंट के हैं, एक ही तरंगाग्र के सभी बिंदु समान कला में होते हैं, और उनके बीच का कलांतर जीरो। बचपन में पढ़ा ना तुमने छोटे छोटे से तो पढ़ाया था मैंने तुम्हें, क्या पढ़ाया था कि एक तरंगाग्र के जितने भी बिंदु हैं वो सारे समान कला में होंगे, और अगर सारे समान कला में होंगे तो कलांतर उनके बीच में जीरो होगा, और अगर कलांतर जीरो होगा तो पथांतर भी जीरो होगा। ये हमने व्यतिकरण पढ़ रखा है। अगर किसी ने व्यतिकरण पढ़ रखा है तो विवर्तन में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की नहीं है, क्योंकि विवर्तन और व्यतिकरण भाई भाई हैं, भाई भाई के समझो जुड़वा भाई हैं, इनमें ज्यादा अंतर है ही नहीं। अब अगर मैं कहूं कि भाई एक इससे नीचे वाला ले लो, जस्ट नीचे का, और एक इससे जस्ट नीचे का ले लो, ये दोनों वाले, तो इन्हें बताओ इनके बीच में कितना कलांतर होगा? कलांतर तो जीरो ही है, तो पथांतर कितना होगा? इनके बीच पथांतर होगा नहीं। देखो कलांतर तो जीरो है, तो दिख रहा है हमें पता है कि सारे सारे एक जगह से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन पथांतर भी जीरो है। और पथांतर किस किस का जीरो है? देखो अगर तुम इसकी कंपैरिजन करोगे, एक बार जरा सोच के देखना, अगर तुम इसकी कंपैरिजन इस वाले से करो तो जरा सोच के देखो, ये ज्यादा दूर चला गया या ये ज्यादा दूर चलेगा? सोच के देखो एक बार, इसने ज्यादा दूरी तय करी या इस वाले ने ज्यादा दूरी तय करी? इसने या इसने ज्यादा दूरी तय करी? अरे इसे तो यहां जाना है, इसने कहां दूरी तय कर ली इतनी? और ये वाला पॉइंट यहां से निकलेगा और जब यहां जाएगा तो एक तो तिरछा तिरछा तय कर रहा है, एक सीधी दूरी तय कर रहा है, तो सीधी वाली तो कम होगी, तो ऊपर वाली कम दूरी है, इसकी ज्यादा दूरी है, तो इनमें तो पथांतर है। लेकिन तुम ये सोचो ना, तुम इसे इसके साथ लो, इन दोनों के बीच पथांतर जीरो, तो इस वाले को भी इसके साथ क्यों ले रहे? इसको किसके साथ लो? इसके साथ लो इसे भी, तो इनके बीच में कितनी होगी दूरी? जीरो। अब समझ गए तुम? ऐसे अगर मैं ऊपर से दूसरा वाला लूं, यहां जाएगा, तो फिर नीचे से दूसरा भी कहां जाएगा? ये भी यहीं पहुंचेगा, तो इनके बीच में पथांतर कितना होगा? जीरो। तो ये जितने भी पॉइंट्स लोगे तुम उसमें, अब यहाँ पे 2 पॉइंट नीचे बच रहे हैं हमारे, 2 पॉइंट ऊपर बच रहे हैं, अगर इन्हें भी मिलाएंगे हम तो ये भी जब भी हमें पथांतर जीरो ही देंगे। अब तुम्हें समझ में आई बात है नहीं है? इन सभी का पथांतर जितने पॉइंट्स हमने यहाँ लिए, तुम ये मान के चलो कि तुमने इससे ऊपर ले लिया 100 पॉइंट, ये जो है ना ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर से ऊपर है 100 पॉइंट और इस सेंटर से नीचे भी है 100 पॉइंट। तो ये जो 100 पॉइंट है, तो यहाँ का अगर ऐसा काउंट करते हैं 1 2 3 ऐसा 100 करके 1 2 3 ऐसा 100 करते, तो इस वाले का 100 इधर साइड से और उधर साइड से 100, इनके बीच में पथांतर जीरो। तो ऐसे हमारे नीचे वाली साइड का 50वां और ऊपर वाली साइड का 50वां, उनके बीच में पथांतर जीरो। इस साइड का पहला और ऊपर साइड का पहला, उनके बीच में पथांतर जीरो, तो सबके बीच में पथांतर कितना रहेगा? जीरो। क्लियर है? तो सबका पथांतर हमारा जीरो जीरो है। तो अगर पथांतर जीरो है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे सामने क्या दिखेगा? सारे के सारे एक साथ पहुंचे हैं, उनके बीच में पथांतर जीरो है, और पथांतर जीरो होने के टाइम पे जब किरणें एक साथ अध्यारोपित होती हैं, जब हमारा पथांतर जीरो हो, तो इसका मतलब यह है कि तरंगे कुछ इस प्रकार आई होंगी कि एक तरंग चल रही होगी ऐसे, और जो दूसरी तरंग है वो कैसे चली होगी? पथांतर जीरो है ना, कलांतर भी जीरो है, तो दोनों की दोनों एक ही साथ चली होंगी। तो या तो इसके साथ चली होगी बिल्कुल ऐसा करके, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन काट एक दूसरे पे एक जगह पे रही होंगी, होगा ना ऐसे ही? तो ऐसा करके तरंगे चलेंगी हमारी, और जब तरंगे चलती हैं तो उनका मैक्सिमम तो आयाम होता है, क्योंकि इस वाले का आयाम भी ऊपर है, उस वाले का आयाम भी ऊपर है, तो आयाम तो ऐड होगा a1 + a2। अगर डिफरेंट डिफरेंट भी है तो अब सही मतलब 2a हो जाएगा, याद है? भूल गए? सही मतलब 2a हो जाएगा ना। और अगर मान लो इनकी आयाम दोनों के बराबर है तो 2a आयाम होगा, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी कितनी होगी? 2a का स्क्वायर यानी कि 4a²। ये भी पढ़ रखा हमने। तो इसलिए इंटेंसिटी का सूत्र क्या होगा? I = ka²। के यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट, और के की अधिकतम वैल्यू 4 हो सकती है, 4a² से ज्यादा हो ही नहीं सकता वो। तो ये जो हमारा I = ka² है, छोड़ो I = 4a² है, भी छोड़ो कि जो आयाम है वो 2a है, ये इस केस में हो रहा है या नहीं दिख रहा तुम्हें?
अब जरा सोचो, जब यहाँ पे ये आयाम हो रहा होगा तो ये तुम्हें स्पॉट कैसा दिखेगा, ये वाली जगह, ये वाली जगह तुम्हें कैसी दिखेगी, ब्राइट दिखेगी। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि केंद्रीय उच्चिष्ट। केंद्रीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब सबसे ऊंची वैल्यू। अब तुम लोग सबसे ऊंची वैल्यू का मतलब तो ब्राइटेस्ट होना चाहिए, तो ब्राइटेस्ट नहीं है, उच्चिष्ट है, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनेगा, ग्राफ। तुम्हें ग्राफ बना के समझाया था ना मैंने, दूसरे ग्राफ होते हैं वो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें इंटेंसिटी मिलती है वो मिलती है सबसे ज्यादा, यानी कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, और फिर इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो ऐसा करके इसके ग्राफ बनेंगे ऐसे। तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ में समझाऊंगा तुम्हें बना के, और तब जाके तुम्हारे पल्ले पड़ेगा कि इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा। इसलिए इसे उच्चिष्ट कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची इंटेंसिटी पे होता है। क्लियर है, यानी कि ये पूरे सिटी में सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ज्यादा चमक रही है। अब तुम्हें इससे एक बात और समझ में आनी चाहिए, अगर इसे उच्चिष्ट कह रहे हैं और वो भी सेंट्रल केंद्रीय, तो फिर उच्चिष्ट दूसरे भी होते होंगे। जैसे ये केंद्रीय उच्चिष्ट है तो फिर दूसरा होता है सेकेंडरी उच्चिष्ट, यानी कि द्वितीयक, तृतीयक, ऐसा करके उच्चिष्ट होते हैं, और इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर होगी, डिफरेंस पहला तैयार हो गया कि जब हम पढ़ते हैं व्यतिकरण, तो व्यतिकरण में सभी की होती है फ्रिंजों की बराबर इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता सबकी बराबर, कल समझाई थी मैंने तुम्हें। लेकिन जब तुम विवर्तन पढ़ोगे तो तीव्रता होगी सबकी अलग अलग, यानी कि कोई ज्यादा चमक रही होगी और कोई कम चमक रही होगी। तो बताओ ज्यादा कहां की चमक रही होंगी, इसके जस्ट सामने वाली तो ज्यादा चमकेगी, वो ब्राइट चमकेगी, और उसके आस पड़ोस की, उसके आसपास की चमकेगी तुम्हें कम इंटेंसिटी की। बात समझ में आई या नहीं आई, आगे। सबसे ज्यादा चमकने वाली कौन सी होती है, ब्राइट फ्रिंज, जो बीच की होती है, और जितने उसके आस पड़ोस की फ्रिंजेस हैं वो सारी की सारी हमें धुंधली चमकती है, ब्राइट नहीं चमकती। देखो सोचो तुम एक बार, लाइट तो यहीं आनी है ना, नहीं इसको ये मत समझना कि बस ये पॉइंट पॉइंट तुम्हारा ब्राइट चमकेगा। इसका ये मतलब, ये मैंने ज्यादा बड़ी बनाई है, देखो ऐसे है, जैसे मान लो इतनी बड़ी तुम्हारी फ्रिंज है, तो यहाँ इतने में तो लाइट होगी ही होगी, इतने में तो लाइट होगी होगी, तो ये तो पूरा ब्राइट चमकेगा ही चमकेगा। इसके आस, ये तो मतलब पूरा ब्राइट हो गया, और उसके आसपास का हल्के हल्के ब्राइट करके ऐसे इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है। तो ये तो मैक्सिमम ब्राइट होता ही होता है। जितना ये है, जितना ये है उतना तो ब्राइट होगा सबसे ज्यादा, और उसके आसपास का, वहां तो अंधेरा होना चाहिए ना, तुम्हें समझाने था मैंने कल, वहां तो अंधेरा होना चाहिए प्रॉपर, लेकिन वहां अंधेरे के बजाय उजाला होता है, और उजाला भी कैसा, उजाला फिर अंधेरा फिर उजाला फिर अंधेरा फिर उजाला, और हल्का हल्का हो गया वो खत्म हो जाता है, यानी कि अंधेरा अंधेरा हो जाता है सारा। तो ऐसा रीजन रहेगा हमारा कुछ कुछ फ्रिंजेस का पैटर्न। ठीक है, मैं वीडियो में इसकी इमेजेस में लगा दूंगा, समझ जाओगे उसमें क्या होता है। फ्रिंज हमारा ये जो होता है ना पैटर्न वगैरह, ये समझने के, ये तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है ना। जब तुम सूरज देखते हो तो वहां जाके, जब मतलब बादल देखे तुमने कभी देखे होंगे, बादलों के साथ जैसे बादल मतलब सूरज ढक लिया, मान लो सूरज ढक लिया बादलों ने, तो बादलों के तो ऐसा लगता है आसपास से किरण निकल रही है, दिखता नहीं है। तो उस टाइम पे जैसे मान लो ये बादल है और यहाँ इसके पीछे सूरज है, तो यहाँ से किरणें निकलती दिखाई देंगी, दिखेगी ना इसके, तो तुम्हें यहाँ से बादल चमकेगा ना, एकदम से चमकता है ना बादल, तो प्रकाश जो किनारों पे मुड़ गया, बादल के किनारों पे प्रकाश मुड़ गया, तो वो बादल का किनारा एकदम से चमक रहा है। या तुमने कभी डीएसएलआर से फोटो ली हो, तो उस टाइम पे मान लो तुम्हारे एक बाल ऊपर उठा रह गया, तो वो बाल तुम्हें दिखेगा, उसमें डीएसएलआर में वो बाल तुम्हें दिखेगा, और वो बहुत ही इंटेंसिटी से दिखेगा, यानी कि उसकी उजाला जो है बहुत तगड़ा तगड़ा दिखेगा कि हाँ भाई इसमें उजाला बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि प्रकाश में आएगा और उस बाल पर टकराएगा और वो अकेला बाल दिखेगा तुम्हें अपना। कभी तुमने गौर करा हो तो, मैं करता रहा हूँ चीजों को, तो अगर तुम कभी भी किसी बाल की फोटो ले लोगे ना, तो मान लो पूरी पूरी फोटो हमारी तो पीछे की तो ब्लर हो जाएगी डीएसएलआर में, और जो एक बाल है वो बाल ही चमकेगा, क्योंकि उससे पूरी लाइट पड़ेगी तो चमकता रहेगा, अलग अलग चमक रहा है। और जब नॉर्मल फोटो खींचते तो बाल छोड़ो तो मुंह दिखता ढंग से, तो वो उसकी बात नहीं चल रही। चलो ये समझ में आया, बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी। तो अगर यदि तुम्हारा फाई, यानी कि क्या है फाई, पहले तो ये बताओ, कलांतर, कलांतर कितना हो, कलांतर हो 0 डिग्री, तथा पथांतर कितना हो, पथांतर क्या होता है डेल, पथांतर किसे कहते हैं, पथों का अंतर, रास्तों का अंतर। तो कितने रास्ते तय करके पहुंच रहे हैं ये 0, भाई अपने अपने वाले को लो ना, अपने से अपने। अब ये थोड़ी है कुश्ती में एक तो 70 किलो का, एक 100 किलो का, बराबर बराबर लड़ो, तो ऊपर वाले से ऊपर वाले कंपेरिजन, नीचे वाले से नीचे वाले कंपेरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, पथांतर, पथांतर सबका 0 मिलेगा। तो अगर कलांतर भी 0 है, पथांतर भी 0 है, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हमें इसके सामने केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं। अब ये बताओ
तो मैंने ये समझाया था व्यतिकरण में फर्स्ट एक पॉइंट करके कि अगर तुम इसके बीच में लेंस वगैरह कुछ रख देते हो पत्थर का टुकड़ा तो उससे क्या फर्क पड़ता है इन फ्रिंजेस पे। नहीं 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 नहीं, इसे पूरे वो उठा रख रहे। मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर हम दो ऐसे फ्रिंज, दो स्लिट ले लें, एक यहाँ है और एक यहाँ स्लिट है, और इस स्लिट के सामने ऐसा करके फ्रिंज तुम्हारी बन रही हो, ऐसा करके जा रही होंगी तरंगे, अगर तुम एक टुकड़ा यहाँ लाकर रख दोगे इसके बीच में तो क्या होगा उससे? ऊपर विस्थापन होगा कि नीचे होगा? ये तरंग ऐसे नहीं निकलेगी, फिर थोड़ी सी ऊपर से निकलेगी और ये यहाँ जाके मिलेगी इस पे, तो ये हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझाया था ना तुम्हें? तो ऐसे ही करके अगर मैं इस लेंस को यहाँ ना रख के थोड़ा सा ऊपर रख दूं, इस लेंस को थोड़ा सा ऊपर रख दूं, तो इन किरणों को भी ऊपर ही मिलाएगा ये। समझो मेरी बात, ये लेंस को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर सरका दूं तो ये किरणों को नीचे थोड़ी शिफ्ट करेगा, यहाँ ये थोड़ा सा ऊपर करके इनको ऊपर सरका लेके जाएगा वहां पर। समझ बात? तो अगर ये ऊपर करेगा तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा यहां से यहां जाके जब शिफ्ट करा इसने, तो अब ये यहां जो बना है वो डार्क बना या ब्राइट। समझ में आई बात? बस ये देखना, तो देखेंगे बेटा ये कैसा काम करता है। यहां हम इस पॉइंट पाए, फिर से इस पॉइंट बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हो सकते हैं, एक यहाँ सेंटर में ऐसे करके बहुत सारे हैं इस पर पॉइंट्स। अब जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के सामने हमने रखा एक लेंस, और उस लेंस को इस बार सामने नहीं रखा बिल्कुल, तो थोड़ा ऊपर हो गया। इसको रखा हमने ऊपर यहां पे। अब देखो अगर ये यहां होगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये इन ऑप्टिक रेज को वहां भी मिलाएगा जाकर? जैसे पहुंचेंगी तिरछी तो ये मिलाएगा भी इनको ऊपर कहीं। तो पहले इनको भेजते हैं इस पे कि कैसे जाएंगे। एक यहाँ पहुंची और एक यहाँ पहुंची, ठीक है, पैरेलल जाएंगी बिल्कुल एक साथ, सारी एक साथ जाएंगी। अब इनको ये कहीं मिलाएगा जहां भी इसको मिलाना होगा। कहाँ मिलाऊं बताओ? कहीं भी, कहाँ? यहाँ मिला दिया मैंने। अब बात नहीं, ये मैंने यहाँ मिला दिया, यहाँ कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का क्या नाम है? पी। अब तुम्हें पता है क्या करना है? डेरिवेशन किस नाम की है? डेरिवेशन इस चीज की है कि यहाँ पी पॉइंट पे ब्राइट कब मिलेगा और पी पॉइंट पे डार्क कब मिलेगा, ब्राइट स्पॉट कब मिलेगा, डार्क स्पॉट कब मिलेगा। सुन ली बात? ये पढ़ना है कि इसमें कितना पथांतर या कलांतर होना चाहिए ताकि हमें वो मिल जाए। कलांतर तो इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता, पथांतर मैटर करता है, ठीक है। कलांतर क्यों नहीं मैटर करता बताओ जरा? सबका सेम ही है, ये अलग है भाई, इसमें जितना निकल रहा है सबका कलांतर तो सेम है, लेकिन पथांतर अलग अलग है। अब तुम कहोगे पथांतर कैसा अलग है? तो दिख रहा है हमें पथांतर अलग, इसका रास्ता अलग है और इसका रास्ता अलग है, तो यहाँ पे पथांतर में डिफरेंस आएगा और उस पथांतर के डिफरेंस को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? हम ये करेंगे कि हम पथांतर को बराबर कर लेते हैं। पथांतर कैसा बराबर होता है? हम पहले जानते हैं इस बात को कि अगर एक छोटी रेखा है और एक बड़ी रेखा है, तो अगर इस छोटी रेखा से बड़ी रेखा पे एक लंब डाला जाए तो ये दोनों रेखाएं जो बनती हैं वो लगभग लगभग बराबर होती हैं। समझाई तुम्हें बात? अगर ये बराबर होती हैं तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कोण है, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, परपेंडिकुलर, और इनमें से एक होती है आधार और एक होती है कर्ण। तो कर्ण कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली, तो ये तो कर्ण है, और जो बची ये आधार है, यानी कि इसको हम बेस बोलेंगे, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, और इसको लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्लियर है? यहां से साइन थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि P अपॉन H। अगर मैं tan थीटा निकालूं तो कितना आएगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि ये बेस, ये H नहीं है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब ये बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे हाइपोटेनस और बेस तो बराबर है, तो इसीलिए साइन थीटा और टैन थीटा बराबर होते हैं। बताओ कब? और इनको हम थीटा भी कह देते हैं, इनको हम थीटा के बराबर भी तो बोल देते हैं। तो साइन थीटा, टैन थीटा या थीटा ये लगभग लगभग बराबर होंगे, एंगल छोटा है तो एक काम करो, यहां पे ये बताओ कि अगर तुम इससे यहां से इस पे एक लंब डालते हो, यहां से इस पे लंब डाल देते हो, तो लंब डालने के बाद ये हमारा जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। अब जरा सोच के बताओ, अगर ये थीटा है और इसने इस पे लंब डाल दिया तो छोटी भुजा से बड़ी भुजा पे लंब डल गया, तो अब ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये समझ नहीं आई बात? अगर तुम इससे इस पे लंब डाल दोगे तो ये जो भुजा है और ये भुजा है, ये दोनों के दोनों आपस में बराबर दूरी तय कर दी होंगी। ये समझ नहीं आई बात? ऐसा करके लेंस है, और इस लेंस में से अगर तुम ऐसा गुजारोगे तो ये दोनों बराबर दूरी तय करती दिख रही है,
लेकिन अगर तुम इसमें से ऐसा निकालो कि एक यहाँ है और एक यहाँ है और तुम्हें मिला नहीं इस पॉइंट पे है, तो देखो यहाँ दिख रहा है कि ये तो कम चला होगा और ये ज्यादा चला होगा, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उस टाइम पे तुम्हें छोटी वाली से बड़ी वाली पे लंब डालना चाहिए, और लंब डाले क्या मिलेगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इक्वल हो जाएंगी लगभग। तो इसलिए मैंने इस पर लंब डाल के क्या सिद्ध कर दिया कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब जब ये बराबर है तो पथांतर कहां है, फिर पथांतर कौन सा बचा, पथांतर वो बचा जो ये फालतू बचा इधर, इसका मतलब ये वाली भुजा थोड़ी सी लंबी थी इससे, और वही पता लग गया हमें कितनी लंबी है, तो यही जो भुजा जो दूसरी से बड़ी है ये वाली, ये पथांतर होता है। इसे मिटा दूं क्योंकि ये अलग से समझने का पार्ट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर हम इसको देखते हैं कि ये हमारा पथांतर है, तो इसको हम लैम्डा कह सकते हैं या डेल कह दो, इसको हम कह देंगे डेल है, डेल मतलब पाथ डिफरेंस, पथांतर। अब जब ये पाथ डिफरेंस है, पथांतर है, तो ये पथांतर कितना हो जो यहाँ पे ब्राइट बने, और ये पथांतर कितना हो जो यहाँ पे डार्क बने, ये हमें पढ़ना है। सुन गई बात। अब मैं इसको जूम करता हूं इस वाले इतने हिस्से को, और जूम करके देखेंगे इधर के हमें क्या दिखेगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, जूम इन, इसे जूम कर रहे हैं, इसे तो सुन लो आराम से, इसे जूम कर रहे हैं। अब तुम ये सोचो, लेंस से पहले जितनी भी ऑप्टिक रेखाएं हैं, लेंस से पहले जितनी भी रेखाएं हैं सब आपस में पैरेलल है, लेंस से पहले जितनी रेखाएं हैं वो सब आपस में पैरेलल है, और लेंस के बाद की भी लगभग पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच में बहुत दूरी है, तुम्हें समझाई थी पहले ही मैंने। और अगर बहुत दूरी इनके बीच में होगी तो एंगल बहुत छोटा बनेगा, और उस टाइम पे रेखाएं कैसी लगेंगी हमें, लगभग पैरेलल सी। भाई 2 पॉइंट यहां ले लिए हमने, यहाँ 2 पॉइंट ले लिए, और मैं तो यहाँ बिंदु लेऊंगा, तो सोचो जब मैं इनको मिलाऊंगा ऐसा करके, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये दूर दूर है, तुम्हें तो ये लगेगा ये दोनों पैरेलल ही है लगभग, ऐसा करके पैरेलल ही चलती रहेंगी। जब इनको मैं 1 मीटर दूर पे जाके मिलाऊंगा तो ये ना तुम्हारा लगेगी ये। तो अब अगर ये रेखा यहां से निकल रही है तो सब पैरेलल है लगभग। अब देखो इसको, देखो इसको, बात नहीं, इसे देखो, ये हमारी होगी स्लिट, यहां से यहां तक यह स्लिट, और ये है स्लिट की मोटाई। अब यहां पे ये जो किरणें हैं ये पैरेलल आपस में, इन पैरेलल को हमने क्या करा, इस पर लंब डाल दिया, लंब डालते यहाँ एक क्षेत्र वो बन गया त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम रख देते हैं कुछ ए बी, और इसका नाम रख देते हैं हम एम। मैंने उसमें भी S1 S2 M रखा था, इतना मुझे याद आ गया, तो यहाँ पे इसको M रख लेंगे। अब यहाँ पे बी एम क्या है, पथांतर, लैम्डा नहीं डेल, लैम्डा देखेंगे, लैम्डा होगा 2 लैम्डा होगा 3 लैम्डा होगा, कितना होगा। अब यहाँ पे जो देखेंगे इसको, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट तो मिलेगा ए, ये वाला पॉइंट मिलेगा बी, ये वाला पॉइंट है एम, और ये क्या है, ये पथांतर है। अब जरा सोचो इस पथांतर को हम कितना मान के चलें, सबसे पहले नॉर्मल इस पथांतर को कितना मान के चल सकते हैं, इस पथांतर को मान के चल सकते हैं हम कि जो हमारी दूसरी तरंग है वो हमारी लैम्डा से स्टार्ट हो रही होगी, यानी कि एक किरण और दूसरी किरण के बीच में हम कम से कम लैम्डा पथांतर को मान के चलेंगे कि दोनों तरंगों के बीच में कम से कम एक चक्कर का फर्क है। भाई एक चक्कर में लैम्डा हो जाता है, तुम्हें पता है इस बात का, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो 2 पाई होते हैं, 2 पाई में एक पूरा चक्कर होता है, तो ये 2 पाई किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो अगर हम मतलब बराबर नहीं है, जितने में 2 पाई होता है उतने में एक लैम्डा होता है कह सकते हैं हम। तो पथांतर जब लैम्डा होता है उस टाइम पे कलांतर या कला 2 पाई की होती है, तो 2 पाई कला के टाइम पे पथांतर लैम्डा होना चाहिए। इसका मतलब एक तरंग तो यहां से स्टार्ट हुई होगी और दूसरी तरंग यहां से स्टार्ट हुई होगी, तो इनके बीच में कितने का कलांतर आएगा, पथांतर लैम्डा का, और कलांतर कितने का आ गया, पाई तो यहां और पाई यहां, 2 पाई, क्लियर है। अब यहां जो ये है पथांतर, ये हमारा पथांतर लेट सपोज कि लैम्डा है, यहां से तुम्हें सबको कान खड़े करके सुनना अच्छे से। अगर ये लैम्डा है तो इस लैम्डा को सबसे पहले ये सोचो, इस लैम्डा का मतलब है कि तुम यहां से यहां तक के कलांतर के बारे में बात कर रहे हो, तो सोच के बताओ जब मैं यहां से यहां हुआ तो कितना कलांतर होगा, यहां से यहां लैम्डा बाई 2 इतना कलांतर है। जब यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 कलांतर, बाई चांस कोई ऑप्टिक यहां से स्टार्ट होगी तो वो तो हर जगह काटती हुई निकल जाएगी, पड़ा कहां इंटरफेरेंस में। तो अगर तुम यहां से किसी तरंग को स्टार्ट करते हो, मान लो तुम्हारी तरंग यहां से स्टार्ट हुई और तुमने उसके साथ साथ दूसरी तरंग को यहीं से स्टार्ट करा, तो उसके सब कलांतर समान होंगे। अगर तुमने अपनी तरंग को यहां, मैंने तुम्हें ग्राफ बनवा रखे 4 ये, अगर हम तरंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो भी कलांतर हमारा 0 रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में कला का अंतर नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कांस्टेंट रहता चलेगा और दोनों बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम यहां से स्टार्ट कर दो, देखिए जरा रेड वाली लाइन को देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो
जहां पे ये ऊपर होगा वहां पे ये नीचे खींचेगा और जीरो कर देगा इसको, अगर ये आयाम बराबर है तो इस तरह अगर हमारा कलांतर कितना है लैम्डा बाई 2, तो हमें ब्राइट फ्रिंज की जगह डार्क फ्रिंज मिलती है, यानी कि हमारा कलांतर लैम्डा बाई पथांतर लैम्डा बाई 2 पथांतर होने पे कट जाती है फ्रिंजेस। तो अब यहाँ पे तुम्हारा कितना है लैम्डा, तो अब इसमें पूरी कोशिश करो कि तुम्हारी कटेंगी कितनी फ्रिंजेस, तुम्हारी कितनी कट जाएंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इस लैम्डा को दो भागों में डिवाइड कर लो, कितने में, एक तो लैम्डा और एक लैम्डा बाई 2। यानी कि तुम ये सोच कर चलो कि अगर तुम्हारी तरंगों के बीच में लैम्डा पथांतर है तो वो कैसे कैसे पढ़ा जा सकता है, ऐसा पढ़ा जा सकता है कि लैम्डा होने का मतलब है कि तरंगों के बीच में इतना पथांतर है कि दूसरी यहां से स्टार्ट हो रही है, यही तो है। तो तुम इसको ये सोच कर चलो कि अगर तुम इस पथांतर को लैम्डा बाई 2 के हिस्से में बांटते हो तो तरंगों में कितना फर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि एक तरंग तो हमारी यहां से चल रही है, देखो यहां से चल रही है, और दूसरी तरंग हमारी यहां से चल रही है, और उसका चक्कर इसके तरंग से एक चक्कर ज्यादा है। समझ गए मेरा मतलब या नहीं समझे? यहां जो तरंग निकल रही होगी वो तरंग यहां से निकल रही होगी, और अगर यहां तरंग निकल रही होगी यहां से निकल रही होगी, तो ये तरंग यहां से यहां तक आते आते एक चक्कर पूरा कर लेगी, समझ गए, और फिर उसके आगे चलेगी और आगे के बराबर है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये लैम्डा है, यहाँ पे हो गया हमारा बीच का पॉइंट। इस बीच के पॉइंट को देखो कि अगर तुम इसे यहां से इन दोनों को पैरेलल कर दूं, तो इस पैरेलल का मतलब क्या है, इन सबको पैरेलल कर दिया मैंने, तो यहाँ दो त्रिभुज बन गए। कौन कौन से बने, कौन कौन से, जल्दी बताओ। ये है लैम्डा, ए बी एम, इसका नाम रख देते हैं सी, चलो, और इसका नाम रख देते हैं एम है तो ये एन है, इसमें एबीसी हो गए, इसमें एमएन हो गए। तो अब जो तुम्हारा त्रिभुज है ये पैरेलल रेखाएं हैं, तो अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा, ओ लैम्डा कह रहा हूं मैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि रेखाएं आपस में पैरेलल है। जब ये 90 है ये 90 है। अब इसका हमने क्या नाम रख रखा है, थीटा। तो ये बताओ, एक तो त्रिभुज तुम्हारे सामने है, त्रिभुज ए बी एम, या ए एम बी बोल लूं, एम हमारा उस पर आना चाहिए 90 पे, ए एम बी एंड एक त्रिभुज क्या होना चाहिए, ए एन सी, ठीक है, ए एम बी ए एन सी। इनमें दोनों के दोनों त्रिभुजों में सिमिलरिटी क्या है, ये सिमिलर त्रिभुज है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, समरूप, समरूप है। अब समरूप को कैसे सिद्ध करूं मैं, समरूप है, थीटा दोनों में है और 90 दोनों में है, तो इसका मतलब इनका जो ये एंगल है ये बराबर होगा। उस समय मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि अगर ये मैं बीच में लिया है, जस्ट मैंने ये बीच में, तो ये a बाई 2 हिस्सा है और ये हिस्सा इसका a बाई 2 है, या ना, अरे इतना हिस्सा भी a बाई 2, इतना हिस्सा भी a बाई 2, तो इसका मतलब ये है कि ये आधा हिस्सा ऊपर का, आधा हिस्सा नीचे का। तो एक में तो आधा हिस्सा आ रहा है इस छोटे वाले में, और बड़े वाले में पूरा हिस्सा आ रहा है, यानी कि बड़े वाला त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज का दुगना है, या जो पहला वाला त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज का आधा है। कह सकते हैं नहीं कह सकते? अगर ये आधा है तो इसकी भुजाओं का रेशियो भी आधा होगा। तो इसकी भुजा अगर ये तुम्हें दिख रही है a बाई 2 और इसकी पूरी a दिख रही है जिसमें इसमें आ रही है, तो अगर ये लैम्डा है बड़े वाले की भुजा, तो ये छोटे वाले की भुजा कितनी होगी, होगी ना। तो यहां से यहां तक जो रेखाओं का अंतर बनेगा वो कितना बनेगा, लैम्डा बाई 2, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो तरंगे हैं उन तरंगों का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब है कि यहां से जो एक बिंदु निकलेगा वो बिंदु जब चलेगा और यहां से जो दूसरा बिंदु चलेगा जब वो चलेगा, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में कितना डिफरेंस होगा, लैम्डा बाई 2 का, और वे काट देंगे दूसरे को। समझ आई? अब उससे जस्ट एक नीचे वाला बिंदु, इससे जस्ट नीचे वाला, तो इसके जस्ट नीचे वाला आ जाएगा। जब इसका और इसका देखूंगा तो इसका भी लैम्डा बाई 2 डिफरेंस आएगा। ऐसे अगर इससे नीचे का एक बिंदु ले लूं तो इससे नीचे का एक बिंदु लेना पड़ेगा, उनका डिफरेंस भी लैम्डा बाई 2 आएगा, वे भी काट, ये लैम्डा है ये लैम्डा बाई 2 है। तो यहां से निकलने वाली जो किरण होगी, यहां से निकलने वाली तरंग, और फिर उसके बाद एक यहां से निकलने वाली तरंग, इनके बीच में बहुत सारी तरंगें होंगी। तो हम कौन कौन सी तरंग लेंगे, जिनके बीच में लैम्डा बाई 2 का पथांतर है। उससे क्या होगा, जो तरंग यहां से निकलेगी और एक तरंग यहां से निकलेगी, तो इन दोनों के बीच में कितना पथांतर होगा, लैम्डा बाई 2 का। तो हम इस बात को लिख भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस बात को लिख भी सकते हैं। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, यहां पॉइंट 1 बना लेंगे, पॉइंट 1 ऐसे करके, पॉइंट बहुत सारे बना सकते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा हमारा 50, फिर नीचे से 51 स्टार्ट होगा और ये कहाँ जाके एंड होगा, यहाँ पे 100 पे। समझ में आ रही है? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 50, 50 ऊपर 50 नीचे। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं तो किस किस के कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो जो हमारे स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ लाइट, एक पहला, और पहले के साथ 51वां, एक का 51 के साथ एक बार पेयर बना के देखो। जो पहला होगा जब वो 51वें के साथ हमारा पेयरिंग होगी उसकी, तो पहले वाले की जो ऑप्टिक रेज होंगे और जो 51 वाले की जो ऑप्टिक रेज होंगी उनके बीच में कितना पथांतर होगा, लैम्डा बाई 2।
तो समझ में आ रही है, पहले और 51 के बीच में। अच्छा ऐसे अगर हम दूसरे और 52 को ले तो दो को लें 52 को लें तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके थोड़ा सा नीचे और इसके थोड़ा सा नीचे 52 आ जाएगा, तो 2 और 52 के बीच में फिर लैम्डा बाई 2 रहेगा। ऐसा करके अगर मैं 3 को 53 के साथ लूं तो उनके बीच में लैम्डा बाई 2 रहेगा। अच्छा अगर मैं ऐसे ही करके यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ से 50 के ऊपर 49 होगा और यहाँ पे 100 के ऊपर 99 होगा। तो एक बात बताओ, अगर 50 और 100 को लिया जाए, जस्ट 50 और 100 को, तो क्या होगा, 50 तो लैम्डा बाई 2 पे है और 100 लैम्डा पे, तो इनके बीच में कितना होगा पाथ डिफरेंस, पथांतर इनके बीच में, इनके बीच में फिर से लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा के बीच में तो लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस हुआ ना, तो इनके बीच में लैम्डा बाई 2 है। ऐसे अगर मैं इससे ऊपर का ले लूं 99 तो 50 से ऊपर लेना पड़ेगा 49, तो 49 और 99 के बीच में कितना है, फिर से लैम्डा बाई 2। तो तुम्हें समझ में आई बात। तो इसमें कोई ऐसा बचा जिसका पथांतर लैम्डा बाई 2 ना हो, ये सारी रेज आ गई इसमें, ऊपर की सारी रेज ने नीचे वाली सारी रेज के साथ ऐसे करके अपने कॉम्बिनेशन बना लिए, और इन कॉम्बिनेशन के बनाने की वजह से देखो ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ऐसा करके, है ना, ऐसा अनंत कॉम्बिनेशन होंगे इसमें, पता नहीं, हम तो 100 पॉइंट लिए, हमने तो पता नहीं कितने होंगे इसमें, तो ऐसा करके सारे वाले बना लेंगे और इन सभी के बीच में क्या रहेगा, लैम्डा बाई 2 का पथांतर। और अगर लैम्डा बाई 2 का पथांतर है तो इसका मतलब क्या है, लैम्डा बाई 2 पथांतर होने पे क्या होता है, याद करो कोई सा, चलो मैं तुम्हें समझा दूं। देखो ये तरंग है एक और ये तरंग चल रही है ऐसे, तो फिर अगर यहाँ पे लैम्डा बाई 2 के पथांतर पे दूसरी तरंग बनाई जाए तो कहां बनाई जाएगी बताओ, यहां से लेके यहां तक कितना होता है, पाई होता है ना, ये 2 पाई होता है, पाई होता है, और यहां से यहां तक अगर पाई है तो यहां से यहां तक 2 पाई है, तो यहां से यहां तक लैम्डा है, तो फिर यहां से यहां तक कितना है, यहाँ लैम्डा बाई 2, तो एक तरंग यहां से स्टार्ट होनी है। अब इस तरंग को अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो क्या होगा बताइए जरा, ये तो कैंसिल कर देगा पहले वाले की इंटेंसिटी को, बताओ क्यों कर दी इसने कैंसिल। इसका है तरंग, इसका शृंग है ऊपर की तरफ क्रेस्ट, और जो इसका है इसका ट्रफ आ रहा है उस टाइम पे, ये नीचे खींचेगा, तो एक तो ऊपर खींचेगा इंटेंसिटी को, एक नीचे खींचेगा, और दोनों के आयाम बराबर है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये कैंसिल कर देंगे दूसरे को, और जैसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेंगे। कहां मिलेगी डार्क फ्रिंज, सारे कैंसिल कर देंगे दूसरे को, और सारे अगर कैंसिल कर देंगे दूसरे को तो इतने के पोर्शन की वजह से, ये वाला पोर्शन है इसकी वजह से हमें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विनाशी व्यतिकरण मिलेगा ना, और जो ये बच रहा है इसकी वजह से भी हमें विनाशी व्यतिकरण मिलेगा, तो ये भी विनाशी व्यतिकरण प्रोवाइड करेगा, ये भी विनाशी व्यतिकरण प्रोवाइड करेगा। अब अगर दोनों विनाशी व्यतिकरण करेंगे तो क्या आपको पी पॉइंट पे इंटेंसिटी दिखाई देगी, सोच के बताओ। यहां पे पथांतर है नहीं, पहले तो ये बताओ, है पथांतर है लैम्डा, है ना, लेकिन उस पथांतर लैम्डा हमने क्या करा, दो हिस्से करे उसके, और अब देखा कि लैम्डा बाई 2 पे कितनी है, तो सारी ही लैम्डा बाई 2 पे निकली, दो हिस्से होते ही, और अगर लैम्डा बाई 2 पे निकलेंगे तो पी पे मिलेगा आपको अंधेरा। कब, कब, जब पथांतर लैम्डा हो, लैम्डा बाई 2 नहीं, वो तो हमने देखा था करके, लैम्डा हो। तो यहां पे मैं लिखूंगा पथांतर और एक तरफ लिखूंगा मैं, एक तरफ तो लिख दूंगा पथांतर और दूसरी तरफ लिख दूंगा फ्रिंज की प्रकृति, कि फ्रिंज कैसी है या डिफ्रैक्शन कैसा है, चलो फ्रिंज की लिख देते हैं, फ्रिंज की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ फ्रिंज, तो फ्रिंज नेचर, और दूसरे में पथांतर, पथांतर मतलब डेल। अब बताओ पथांतर हमारा पहले कितना आया, पथांतर निकला लैम्डा, हम अपने आप हिसाब से देखेंगे, लैम्डा करेंगे, फिर 2 लैम्डा देखेंगे, फिर 3 लैम्डा पे देखेंगे, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे भी देखेंगे, ऐसे करके 5 लैम्डा बाई 2 पे भी देखेंगे, 7 लैम्डा बाई 2 पे भी देखेंगे, ये बहुत सारे हैं हमारे पास। 3 तो लैम्डा बाई 2 ले लिए और 3 हमने लैम्डा वाले ले लिए सब पे। अब पहला देखा हमने लैम्डा पे क्या मिला बताओ, लैम्डा पे हमें मिली डार्क फ्रिंज, और अगर लैम्डा पे डार्क फ्रिंज है तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे आगे हर जगह तो डार्क नहीं मिल रही, या कहीं पे ब्राइट भी है क्या। पहले देखो अब 2 लैम्डा पे, लैम्डा हमने देख लिया, अब 2 लैम्डा करके देखते हैं कि अगर हम इस पाथ डिफरेंस को 2 लैम्डा करते हैं पथांतर को, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इतनी बात में किसी को अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लो। तुम्हें समझ में आया मैंने कैसे बनाई इतने सारे, पहले का कॉम्बिनेशन दूसरे के साथ, किस किस का कॉम्बिनेशन किसके साथ है बताओ जरा, बताइयो। पहले का कॉम्बिनेशन 51 के साथ, दूसरे का 52 के साथ, तीसरे का 54 के साथ, चौथे का 50, ऐसा करके सारे कॉम्बिनेशन बने, और लास्ट में आते आते किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बना है, 50 का 100 के साथ, ऐसा करके सबके ही जोड़े बन गए, और सबके ही जोड़े बनने के बाद, सबके कॉम्बिनेशन बनने के बाद हमें ये पता लगा कि सबके बीच में लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है। तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। हमेशा जब भी हमें ये फाइंड करना हो, एनसीईआरटी में फिगर है लेकिन वहां पे समझा रखा, बस बना रखा उन्होंने, तो वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका। तो उन्होंने एक लैम्डा दिखा रखा और ये फिगर बना रखा हल्का सा, इसको अगर देखोगे तो देख लियो, एनसीईआरटी में पेज नंबर है किसी के पास, ये पेज 371 पे है, ये सेम फिगर, इसको देख लेना एनसीईआरटी में हिंदी वालों में।
इंग्लिश वालों में हो सकता है 1-2 नंबर का डिफरेंस हो, तो वहां पे है फिगर। ठीक है, इसको आराम से पढ़ियो, समझियो, पढ़ समझ तो यहाँ लो, तो बस देख लियो कि ये है उसमें। चलो ये क्लियर है। अब हम रखते हैं 2 लैम्डा। 2 लैम्डा रखने पे क्या चेंजेस आएंगे उसको देखो। अगर 2 लैम्डा रखा जाए, चलो इसको यहां से मिटा के मैं इसी फिगर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं, यहीं पे बता दूंगा। अगर हम 2 लैम्डा यहां पे रखते हैं तो मुझे कितने कितने के सेक्शन बनाने हैं लैम्डा बाई 2 के। भाई लैम्डा बाई 2 से तो पता लगती है हमें कि कितने कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो पहले हम ये देखते हैं कैंसिल कितने हो जाएंगे और जो बचेंगे वो हमारे डार्क ब्राइट होंगे। तो ये बताओ जब यहाँ 2 लैम्डा होगा तो उसके कितने सेक्शन बनाने चाहिए लैम्डा बाई 2 में, कितने बन जाएंगे? 2 पाई के अंदर कितने लैम्डा बाई 2 है? 4। 2 पाई के अंदर तुम लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 करके कितने सेक्शन बना सकते हो? 4 बना सकते हो ना। भाई 4 लैम्डा बाई 2 मिलेंगे तभी तो 2 लैम्डा बनेगा। 4 लैम्डा बाई 2 मिलेंगे तभी तो 2 लैम्डा बनेगा। 2 दूनी 4। तो ऐसा करके इसके 4 सेक्शन बना लो। अभी तो तुमने कितने त्रिभुज बनाए थे? 2। अभी तुम्हें बनाने पड़ेंगे 4 त्रिभुज। अब अगर तुम 4 त्रिभुज बनाओगे तो वो कैसा बनेंगे, है किसी को आइडिया? 4 त्रिभुजों के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें कि तुम्हें अगर लैम्डा लैम्डा के बनाओगे तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि जो डार्क फ्रिंज है वो एक्चुअल में कहां पे बनी, क्योंकि लैम्डा से हमें डार्क फ्रिंज पता नहीं लगती। ठीक है, अगर हमें डार्क फ्रिंज के बारे में अच्छे से स्टेटमेंट पता करते चलना है तो यहां के बाद अगर यहां पे तरंग है, यहां से तरंग स्टार्ट हुई है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मिनिमम ऐसा कौन सा पाथ रेफरेंस है कि जहां से स्टार्ट करने पे हमें ब्राइट की जगह डार्क मिल जाए। तो अब यहां के बाद जो पथांतर मेन है अगले वाला वो यहीं से तो बन सकता है या और कहीं से बनेगा? तो यहां के बाद अगर यही तो पथांतर है और ये लैम्डा बाई 2 है, तो हमेशा जब भी पथांतर को देखो तो लैम्डा बाई 2 पे ही देखो कि अगली वाली फ्रिंज हमें कैसी मिलेगी, डार्क या ब्राइट। और जब हमारी डार्क की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए तब सोचो कि बचा हुआ ब्राइट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें कितने बनेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये कि हमने ये वाला पॉइंट बीच का माना, इस बीच वाले पॉइंट से ऊपर भी ए और नीचे भी ए, या ए बाई 2, ए बाई 2, क्योंकि पूरी की पूरी जो दूरी है वो ए है, पता है इतनी बात। तो ये ए बाई 2 बांट लिया, लेकिन अभी हमारा तो लैम्डा लैम्डा बना। भाई ये तो लैम्डा हुआ ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो लैम्डा में टूट गया, आधा लैम्डा ऊपर हो गया आधा यहाँ हो गया। तुम्हें समझ में कैसे हुआ ये? चलो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये थीटा, दोनों समरूप है क्योंकि इनमें एक एंगल थीटा कॉमन हो गया और दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब क्या है कि अगर ये समरूप त्रिभुज है, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा और इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, मतलब अनुपात। तो अब भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो ये वाली भुजा कितनी है? ए बाई 2। तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? ए बाई 2, क्योंकि ये भुजा ए बाई 2 जो है ये छोटे त्रिभुज की, और बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है? वो है ए प्रॉपर। तो जो पहले वाले त्रिभुज की भुजा वो आधी है इससे। अच्छा अब इसे करने हैं हमें 4 टुकड़े। 4 टुकड़े क्यों करने हैं जरा ये बताओ पहले तो। 4 पार्ट क्यों करने हैं? ताकि हमें लैम्डा बाई 2 प्राप्त हो सके। तो जब हम 4 टुकड़े करेंगे लैम्डा बाई 2 देखेंगे तो एक तो मिलेगा हमें, इसे हटा देते हैं, एक तो मिलेगा यहां पे इनके बीच में और एक मिलेगा यहां इनके बीच में। क्लियर है? अब देखो इसके 4 पार्ट हो गए टोटल। अब ये बताओ अगर ये 2 लैम्डा है तो यहाँ पे लैम्डा है। अब ये सोच कर देखो कि इतना वाला ये क्या पहले जैसा नहीं हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ घटे हम? तो ये कितना हो जाएगा जब ये लैम्डा होगा? तो ये कितना होगा? ये आपका लैम्डा बाई 2 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा एंगल है, तो दोनों समरूप है और समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक भुजा कितनी है इसकी? ए बाई 2 है। तो यहाँ कितनी भुजा है? इसकी आधी। तो ऐसी अगर ये लैम्डा है तो ये कितना होगा? ये आधा होगा लैम्डा बाई 2। अच्छा अगर ये 2 लैम्डा है, ये लैम्डा है, इसका आधा है, तो ये कितना? ये। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा और तुम्हें क्लैरिफाई कर दूं। यहां से लेकर यहां तक कितना पाथ रेफरेंस हुआ लैम्डा बाई 2 का? यहां से लेकर यहां तक हो गया उसका डबल, तो कितना हो गया? लैम्डा। यहां से यहां तक अगर लैम्डा बाई 2 है, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2 है, तो टोटल लैम्डा हुआ था। तो फिर ये कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? एक लैम्डा बाई 2, एक लैम्डा बाई 2 यहां और एक लैम्डा बाई 2 यहां, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2। यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा के हमने 4 टुकड़े करे तो हमें लैम्डा बाई 2 पे एक मिला, फिर अगले लैम्डा बाई 2 पे दूसरा मिला, तो फिर तीसरे लैम्डा बाई 2 पे तीसरा मिलेगा। सो दिस इज 3 लैम्डा बाई 2। क्लियर है? ये डाउट है? तुम दोबारा देख लो, इसके तुमने कितने टुकड़े करे टोटल? 4। 4 टुकड़े में से ये टुकड़ा कितना है? ए बाई 4, ए बाई 4, ए बाई 4 है ना ये टुकड़े। तो ये टोटल टुकड़े कितने हो गए? ये टोटल टुकड़े 3 हिस्से हो गए पूरे के। ये 3 हिस्से है ना ऊपर, तो ये टोटल के 3 हिस्से हैं ये। तो ऐसे ही अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो ये भुजा भी इस टोटल की 3 हिस्सा ना होगी, या ना होगी? तो इस 2 लैम्डा का तीसरा हिस्सा कौन सा होता है? 3 लैम्डा बाई 2। ये 2 लैम्डा है और ये 1.5 लैम्डा है। तुमको समझ आ रही है बात? तो आधे आधे करके 3 हिस्से में जुड़ गए इसमें।
लैम्डा बाय 2 के। तो इसलिए अगर ये टोटल हमारा तीसरा हिस्सा है तो ये भी थर्ड पार्ट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है तुम्हें? ये सारे समझ में आए? अच्छा, ऐसे ही अगर चलो थोड़ा सा और तुम्हें क्लैरिफाई करते हैं। देखो यहाँ मान लो कि इस वाली भुजा को तुम 7 लैम्डा ले लो, 7 लैम्डा बाई 2 ऐसा लिया जाता है। 7 लैम्डा लेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। 7 लैम्डा बाई 2 अगर कभी भी विषम लैम्डा बाई 2 होगा तो विषम होगा, उससे पहले लिखा हुआ देखो वहां लैम्डा बाई 2 होगा तो उससे पहले विषम लिखा हुआ होगा, और अगर ये लैम्डा में है तो उससे पहले सम लिखा हुआ होगा, क्योंकि उससे हमारे डिफरेंस आराम से पता लग जाती है हमें। अब ये 7 लैम्डा बाई 2 है तो इसमें कितने लैम्डा बाई 2 के हिस्से बनेंगे? 7। सोचने की क्या बात है, इसमें 7 बनेंगे हिस्से। अगर 7 हिस्से बनेंगे तो 7 अलग अलग हिस्से बना लो। अच्छा, अगर मैं 5 लैम्डा बाई 2 करता हूं तो 5 हिस्से बनेंगे। 3 लैम्डा बाई 2 करते हैं तो 3 हिस्से बनेंगे। अब ये नहीं कि बराबर बराबर बीच में से काट देंगे, नहीं, 3 हिस्से अलग अलग बनेंगे ऐसा करके, ठीक है। हाँ, 3 लैम्डा बाई 2 में हम ये नहीं कि बीच में से देखेंगे, पहले हम इसके प्रॉपर 3 हिस्से बनाएंगे आधे आधे करके। तो अब 100 में से 3 हिस्से 33 ऊपर 33 नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारा टोटल 100 का तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी समझाऊंगा बाद में, पहले इसको देख लो, ये क्लियर है क्या? 2 लैम्डा क्लियर है? अगर मैं 2 लैम्डा को देखूं तो इस तरह बढ़ जाएगा ये। चलो अब ये देख के बताओ तुम इसमें कि किस किस के पेयर्स बन सकते हैं, जोड़े बताओ किस किस के बनेंगे। स्रोत में किस किस के पेयर्स होंगे जो कि पथांतर जिनके बीच में लैम्डा बाई 2 है। ये क्या ऐसा होगा इस बार ना, ये 2 लैम्डा पे होगा। बताओ 2 लैम्डा पे कहां होता है? क्या यहाँ होता है 2 लैम्डा पे? 2 लैम्डा पे यहाँ नहीं होता भाई। यहां से यहां तक लैम्डा और यहां से यहां तक लैम्डा, तो जो स्टार्ट होगा अगला वाला वो कहां से स्टार्ट होगा? चलो एक बार दिखाता हूं तुम्हें, बताओ कहां से स्टार्ट होगा। ये 2 लैम्डा पे स्टार्ट होगा। 2 लैम्डा पे स्टार्ट होने का मतलब जब एक तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से यहां तक हो गया लैम्डा, दूसरा यहां से यहां तक हो गया लैम्डा, तो तीसरा कहां से स्टार्ट हुआ होगा? तीसरा स्टार्ट हुआ होगा यहां से, यहाँ स्टार्ट हुआ होगा प्रॉपर। अच्छा, लेकिन तरंग हम कैसे देखेंगे? लैम्डा बाई 2 वाली। तो हम तरंग देखते हैं जो हमारी लैम्डा बाई 2 पर होंगी। तो चलो तरंग को आ जाओ, इसको मिटाओ। स्रोत बताओ कौन कौन से किस किस के साथ लैम्डा बाई 2 बनाएंगे। पहले वाले इसके स्रोत 100 मान लिए टोटल। 100 स्रोत में यहाँ पे एक होगा, यहाँ होगा 25, और 25 के जस्ट नीचे कौन सा होगा? 26। फिर यहाँ कौन सा होगा? 50। 50 के जस्ट नीचे कौन सा होगा? 51। यहाँ पे कौन सा होगा? 75। 75 के जस्ट नीचे होगा 76, और यहाँ पे होगा 100। इज इट क्लियर? किसका पेयर किसके साथ बनेगा जो लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस रहे? एक का पेयर 26 के साथ होगा भाई, ये सारे के सारे ऊपर वाले 25 नीचे वाले 25 के साथ बनाएंगे। तो जो 25 है ये 25 तो 50 के साथ बनाएगा, तो एक किसके साथ बनाएगा? 26 के। 25 तो ऊपर वाले का हिस्सा है ना, तो जो ऊपर वाले का हिस्सा है, ऊपर वाले का सबसे नीचे का, ऊपर वाले का सबसे नीचे वाला 25 है, तो इस सेकंड वाले का सबसे नीचे वाला कौन सा? 50। तो इनके कंपेयर बनेंगे। समझो, इसका सबसे ऊपर कौन है? 1। इसका सबसे ऊपर कौन है? 26। 25 तक तो ऊपर वाले में है, और 26 से देखो यहाँ इसमें कौन कौन से आए? इसमें आए 26 से लेके 50 तक, और इसमें आए हैं 1 से लेके 25 तक। तो तुम्हारा एक का पेयर किसके साथ है? इसके पहले वाले के। तो सोचो इसका पहला और इसका पहला, इनके बीच में लैम्डा बाई 2 का पथांतर है नहीं है? है। अच्छा, इसका दूसरे वाला, तो इसका भी फिर दूसरे वाला, इसका दूसरे वाला कौन सा होगा? 27। उसका 2 होगा तो इसका 27 होगा। तो यहाँ पे 2 और 27 इनके कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा लैम्डा बाई 2 मिलेगा, मतलब पथांतर डेल। अच्छा, उसके बाद से नीचे करते करते आएंगे तो हमें आ जाएंगे 50 पे, और ऊपर कौन सा मिलेगा उस टाइम पे? अगर इसका 50 है तो ऊपर वाले का 25 होगा, क्योंकि 25 का लास्ट है, उसका 50 लास्ट है, तो इनके बीच में कंपैरिजन कितना? लैम्डा बाई 2 आएगा। अच्छा, एक बार 50 से ऊपर वाला ले लो, 49 ले लो, तो ऊपर वाले में कौन सा मिलेगा? 25 से ऊपर का, तो 24 मिलेगा। तो 24 और 49 इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? लैम्डा बाई 2 पथांतर का। मेरी बात समझ में आई? तो ये बताओ, ये टोटल टोटल जब आपस में सारे के सारे कंपैरिजन कर लेंगे तो एक 26 के साथ, ये इसके साथ, ये ऐसा कर करके नीचे आते रहेंगे, ऐसा कर करके करेंगे ना ये। तो ये सारे के सारे आपस में जोड़े बना लेंगे, और इनके सबके जो पेयर्स होंगे वो लैम्डा बाई 2 पठांतर रखते हुए यहां पे हमें क्या दिखाई देगा? डार्क। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि पथांतर लैम्डा बाई 2 है, और लैम्डा बाई 2 पथांतर पे हमें पता है कि दोनों तरंगें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो इन तरंगों ने इन तरंगों को टोटल कैंसिल कर दिया। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे 51 है, ये 51 इसका पहला है, क्योंकि इसमें 51 से लेके 75 तक है, और निचले वाले में कहां से कहां तक है? 76 से लेके 100 तक है। तुम्हें समझ में आ रही है बात? इसका सबसे ऊपर वाला कौन है? 51, और इसका सबसे ऊपर वाला कौन है? 76। तो सबसे ऊपर वाले का सबसे ऊपर वाले के साथ कंपेरिजन करके देखा कितना मिला? यहाँ लैम्डा है, और यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 है। तो बताओ 3 लैम्डा बाई 2 और माइनस लैम्डा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें लैम्डा बाई 2 ना मिलेगा क्या? भाई ये 1.5 लैम्डा है और ये 1 लैम्डा है, तो आधा लैम्डा ना बचा। तो इस तरह अगर तुम यहाँ पे 51 के कंपैरिजन किसके साथ करते हो? 76 के साथ, तो लैम्डा बाई 2 मिलेगा। अच्छा, ये बताओ 52 के साथ करेंगे तो किसका किसके साथ करना पड़ेगा? इसका 70 भाई 51 के इसके साथ हो गया, तो इसका नीचे के साथ ऐसा चलेगा। तो 52 का किसके साथ मिलेगा? 77 के। ऐसे ही अगर लास्ट वाला 100 देख लूं मैं,
तो 100 से पहले कौन है? इधर, इधर 100 लास्ट है, ऊपर वाले में कौन लास्ट है? 75। तो 75 जब 100 के साथ मिलेगा तो लैम्डा बाय 2 बनाएगा। अच्छा 100 से ऊपर ले लो तो 99, बताओ तो क्या होगा ऊपर वाले में? इसका सबसे नीचे 75 है तो उससे ऊपर 74 है, तो 74 का 75 के साथ, 74 का 99 के साथ लैम्डा बाय 2 पथांतर होगा। इज इट क्लियर? तो हमारे ऊपर वाले कंपैरिजन तो इन्होंने पूरे कर लिए, आपस में इन्होंने पेयर बना लिए, नीचे वालों के इन्होंने पेयर बना लिए, तो आपको क्या मिला यहाँ पे? तो क्या कहीं पी पॉइंट है ब्राइट स्पॉट दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि लैम्डा बाय 2 के प्रॉपर कंपेयर होती जा रही है, जोड़े बनते जा रहे हैं। तो इन पूरे वालों ने इन पूरे वालों का काम खत्म करके इनको यहाँ पे ब्राइट की जगह डार्क स्पॉट दिखाई देने लगा। तो लाइट तो थी लेकिन डार्क होगी आपस में कट के। इतनी बात मेरी समझ में आई तुम्हारे? अब ये बताओ, हम अब आगे ना करते हुए डायरेक्ट ये समझेंगे अगर 3 लैम्डा हो तो क्या होगा। बताओ अगर मैं इसको 3 लैम्डा करूं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब एक बार रफली समझ लेते हैं, तुम्हें समझ में आई ना सर? अब इसको बार बार मैं करके दिखाऊं तो इसको भी कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। ये बताओ अगर मैं यहाँ पे 3 लैम्डा कर लूं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चलो बता दो। यहां मैंने लिख लिया 3 लैम्डा, तो लैम्डा बाय 2 के कितने बनेंगे? 3 बनेंगे लैम्डा बाय 2 के। लैम्डा बाय 2 के से कितने सेक्शन करने पड़ेंगे? जब यहाँ 2 लैम्डा था तो 2 लैम्डा में हमने 4 हिस्से बनाए इसके लैम्डा बाय 2 के, तो 3 लैम्डा में कितने हिस्से बनेंगे? 6। ये समझ में आ रही? 6 हिस्से बनेंगे तो प्रॉपर बराबर 6 हिस्से बनेंगे, बराबर 6 हिस्से बनेंगे तो वे कैसे बनेंगे? एक तो बीच में आ जाएगा, इससे ऊपर कितने हिस्से बने? 1.5, इसमें तो 3 पार्ट ऊपर 3 पार्ट नीचे, ऐसे होगा 6 तभी तो बनेंगे। चलो कर लेते हैं 6 पार्ट इसके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। समझ नहीं आई क्या? देख लो काउंट कर लो, एक तो ये है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये पूरा मिल जाएगा यहाँ पाके। अब जरा सोच के देखो, तुम अगर कंपैरिजन करोगे तो इसका कंपैरिजन इसके साथ करोगे और इनके बीच में कितने का मिलेगा? लैम्डा बाय 2 का पथांतर मिलेगा। क्यों मिलेगा लैम्डा बाय 2 का? ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये लैम्डा बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये वाली, ये लैम्डा है। ये वैल्यू कितनी यहाँ पे? 3 लैम्डा बाय 2 है। और ये वैल्यू कितनी यहाँ पे? 2 लैम्डा है। ये वैल्यू कितनी यहाँ पे? 5 लैम्डा बाय 2 है। और ये कितनी है? 3 लैम्डा है। तो तुम जब भी देखोगे तो इनके बीच में, तुम्हें दोनों जोड़ों के बीच में क्या मिलेगा? लैम्डा बाय 2 का पथांतर। ऐसे ही इन दोनों के बीच में लैम्डा बाय 2 मिलेगा और इन दोनों के बीच में लैम्डा बाय 2 मिलेगा। क्लियर है? तो देखो किस किस के बना सकते हो तुम इसमें। ये टोटल तुम्हें 100 कितने चाहिए? 100 में कितने टुकड़े कर लिए तुमने? 6 टुकड़े कर लिए टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े। जैसे वहां पे 4 करे थे, 4 करने 25 आया था, तो 100 के अगर 6 टुकड़े करोगे तो कितना मिलेगा? 100 के 6 टुकड़े करने पे कितना मिलेगा? कंफ्यूज हो गए हमारे बालक? अगर तुम्हें ये सवाल मिल भी रहा है तो क्या तुम्हें जरूरी है 100 के 6 टुकड़े करने? ये बताओ, तुम्हें जरूरी है 100 के 6 टुकड़े करने? जब प्रॉपर संख्या नहीं मिलती है हमें 100 के 6 टुकड़े करने पे, तो जरूरत क्या है 100 के 6 टुकड़े करने पे? कोई ऐसी संख्या ले लो जो 6 से कटती हो, कोई ऐसी संख्या ले लो जो 6 से कटती हो। 6 से कटती है 60, नहीं कटती क्या? तो 6 दाई 60, तो 60 टुकड़े मान लो इस पे। 60 टुकड़े मान लोगे तो 10 10 के टुकड़े बन जाएंगे। तो ये ऊपर वाले 10 और ये बाद वाले 10, इसे सेकंड पार्ट वाले 10 कैंसिल कर देंगे 20 अपने आप में, और फिर ये कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। नहीं समझ में आई तुम्हारे? ये तो मैंने 100 इसलिए ले लिया था ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। क्या दिक्कत थोड़ी है, कुछ जो कटता हो उसे ले लो भाई। तुम्हें को काउंट कर रखा है, तुम्हें 100 टुकड़े यहाँ पे, हमें तो समझना है इस चीज को बस। क्लियर है बात? चलो अब अगर तुम्हारे क्लियर है तो मैं अब आगे चलता हूं। ये मैंने तुम्हें समझा दिया, अब क्या तुम इसे समझ सकते हो अच्छे से? इसमें नोट करके लिखना, एग्जाम में बहुत कुछ ऐसा समझाना तो कोई जरूर नहीं है। एग्जाम में डेरिवेशन आएगी लेकिन वो ये नहीं होगी। एग्जाम में जो डेरिवेशन होती है वो होती है फ्रिंज विड्थ की, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, और फ्रिंज की चौड़ाई हम उसमें पढ़ चुके हैं व्यतिकरण में, है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में। तो न्यूमेरिकल तो वहीं के होंगे, इसके रिफ्रैक्शन में एक दो न्यूमेरिकल होगा, उसमें बाद में करूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डेरिवेशन में समझना क्या है, फिर क्या समझना है इसमें? समझना इस डेरिवेशन में ये है कि तुम कितना पथांतर लेते हो और उस पर क्या तुम्हारा रिजल्ट होता है। तो ये बताओ 2 लैम्डा पे क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। तो 3 लैम्डा पे क्या मिलेगा? तो इन तीनों पे तो डार्क मिल गए। अब एक बार आ जाते हैं कि इन पे क्या मिलेगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं है मिटा दूं? तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ये तुम्हारे क्लियर हो गया ना सब कुछ? तुमने रट्टा तो नहीं मारा किसी ने कि हम रट लेंगे? मैंने तुम्हें समझा दी एक बात, अगर तुम्हें लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा का ऐसा लेते चले जाओगे तो उस टाइम पे आपका जो पथांतर होगा वो लैम्डा बाय 2 होगा, और उस टाइम पे जो डार्क फ्रिंजेस होंगी वे डार्क होंगी। और डार्क फ्रिंज के टाइम पे तुम्हें ये भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब विनाशी या संपोषी। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में ही हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। ठीक है, कोई डाउट है? चलो इसको अब समरी करके बाद में लिखूंगा मैं, अभी तो तुम बस ये समझो कि ये मैंने मिटा दिया। अब अगला देखते हैं कि हम अगर इसमें चेंज करते हैं, ये स्रोत भी मिटा दो क्योंकि ये स्रोत भी बदलेंगे, अब इसको भी हटाओ। चलो फटाफट दोबारा से इस फिगर को रिड्रॉ करते हैं।
चलो भाई, इसे तो जरूरत नहीं है इसकी तो कुछ, हमें जूम करके ये देखना है इतना पोर्शन, जूम करके बस इतने पोर्शन का मतलब है हमारा, है ना, सारे के सारे को हम पूरे का मतलब नहीं है। चलो भाई, सबसे पहले हमारी ये होगी इतनी फ्रिंज की चौड़ाई, इस फ्रिंज की चौड़ाई में ये वाली पोर्शन और ये वाला आपस में क्या है, लंबवत है, वे समांतर है। ये हमारा हो गया फिर से वही, इसकी यहां से यहां तक कितनी दूरी है, इसकी चौड़ाई a है, क्लियर है। अच्छा, अगर ये a है तो इसको मैं क्या मान के चलूं, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 पर हम देख चुके हैं, लैम्डा बाई 2 पर मिलता है अंधेरा, तो अब लैम्डा बाई 2 से आगे लैम्डा मिलता है, भाई लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 से चलेंगे, तो लैम्डा बाई 2 से आगे लैम्डा मिलता है, उसको हम देख चुके हैं। अब तो आप क्या देखेंगे, 3 लैम्डा बाई 2, आप ध्यान देकर चल रहा है ना गैप, तो अब यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2 करके देखो, अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो बताओ 3 लैम्डा बाई 2 होने पे इसके कितने टुकड़े होने चाहिए, लैम्डा बाई 2 के, इसमें 3 लैम्डा बाई 2 है तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 में 3 टुकड़े हो सकते हैं, करो तो 3 टुकड़े करो इसके, एक हिस्सा तो यहाँ पे मिलेगा, एक हिस्सा में यहाँ पे मिलेगा, और ये हो जाएगा अलग, ये हो जाएगा अलग, क्लियर है ना। अब सोचो कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होंगे, बताओ क्यों, क्योंकि ये सभी पैरेलल है, समांतर है, सारे समांतर होंगे तो ये एंगल कितना है, थीटा, थीटा इन तीनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों त्रिभुज आपस में समरूप हुए, सिमिलर, समरूप हुए, और अगर ये समरूप है तो ये बराबर बराबर भुजा बढ़ जाएगी तीनों में, तो अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, लैम्डा, और यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, लैम्डा बाई 2, नहीं समझ में आया, 3 लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 को 3 हिस्सों में बराबर बांटो, 3 3 कट गया तो क्या बचा, लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, लैम्डा बाई 2, फिर अगले में लैम्डा बाई 2 में एक और लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाएगा, तो लैम्डा बाई 2 में लैम्डा बाई 2 ऐड करेंगे तो लैम्डा मिलेगा, और फिर लैम्डा में एक और लैम्डा बाई 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, समझ में आई, आ गई। ये भुजा कितनी है, ये टोटल a है, तो ये बताओ ये कितनी है, ये a बाई 3, अरे 3 हिस्से हैं इसके, तुमने इसके तीसरे टुकड़ा ना करा क्या ये, तो ऐसे इसके भी a बाई 3 होगा, फिर ये कितनी होगी इतनी, ये भी a बाई 3 होगी, और ये टोटल a होगी, तो अगर ये a है मतलब a बाई 3 है तो यहां तक कितनी होगी, ये a बाई 3 तो 2a बाई 3 होगी ना, a बाई 3 का दूसरा हिस्सा, तो ऐसे ही करके अगर तुमसे कहूं ये कितना है, तो लैम्डा बाई 2 का ये भी दूसरा हिस्सा है, तो ये लैम्डा है, लैम्डा बाई 2 का दूसरा हिस्सा मतलब लैम्डा, तो यहाँ पे ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा है और ये 3 लैम्डा है, आई बात समझ में। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जब ऐसे क्वेश्चन में ये लिया करो तो उसके ये देख लिया करो लैम्डा बाई 2 में कितने टुकड़े बन सकते हैं, तो 3 लैम्डा बाई 2 के 3 लैम्डा बाई 2 बनेंगे, लैम्डा बाई 2 ऊपर, फिर उसके नीचे लैम्डा बाई 2 में लैम्डा ऐड कर दो तो लैम्डा बन जाएगा, और लास्ट वाले में 3 लैम्डा बाई 2, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे जो ये हमारा 3 लैम्डा बाई 2 के हिस्से हैं, देखो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, इसमें है टोटल 3 हिस्से, तो तुम उसको ऐसे संख्या मान लो 30 मान ली तुमने, कि ऊपर से नीचे तक कितने टोटल 30 टुकड़े हैं तुम्हारे, 30 स्रोत है प्रकाश के, द्वितीय तरंगी का, सेकेंडरी वेवलेट्स, तो अगर 3 हिस्से हैं तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे 30 होगा, तो बीच में कितने कितने होंगे, चलो करके देखते हैं, 1 यहाँ है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 10, और 10 के आगे क्या होगा 11, ऐसे यहाँ पे कितना होगा 20, और 20 के आगे क्या होगा 21, तो इसमें तुम्हारे 1 से लेकर 10 तक है, इसमें तुम्हारे 11 से लेकर 20 तक है, और इसमें तुम्हारे 21 से लेकर 30 तक है, क्लियर है। ये बताओ कंपैरिजन किस किस की हो सकती है, जिनके बीच में लैम्डा बाई 2 है, और हमने लैम्डा बाई 2 के बीच में तो क्या बना रखे, तो देखो किस किस के बनेंगे, स्रोत हमारे कौन कौन से होंगे, सोर्स, पहला पहला सोर्स लेंगे ऊपर वाले का, तो इसका भी पहला लेना पड़ेगा, इसका पहला कौन सा है 11, तो 1 का 11 के साथ है, 1 का 11 के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या मिलेगा, 1 का 11 के साथ लैम्डा बाई 2, फिर दूसरे का 2 का करो, 2 का किसके साथ करना पड़ेगा 12 के साथ, 2 का 12 के साथ करेंगे तो फिर से लैम्डा बाई 2, ऐसा करके अगर हम सारे का कर लेंगे इसमें तो हमें सारे में क्या मिलना चाहिए, लैम्डा बाई 2, तो तुम अगर यहाँ पे इसका 20 लेते हो, इसका 20 लेते हो, तो ऊपर वाला कौन सा लेना पड़ेगा, उसका 10 लेना पड़ेगा ऊपर वाले का। अच्छा अगर तुम इसका 19 लोगे तो ऊपर वाले का 9 लेना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को, 9 के साथ 19 का कंपैरिजन है। अब सब में 10-10 का फर्क है, देख लो, पिछले वाले में 25-25 का फर्क होगा, तो उससे पिछले में 50-50 का फर्क होगा, तो सब में 10-10 का फर्क है, इसका मतलब सारे के सारे लैम्डा बाई 2 पथांतर में है, और अगर लैम्डा बाई 2 पथांतर में है तो भैया लैम्डा बाई 2 पथांतर में होने का मतलब क्या है, ये डार्क फ्रिंज बनाएंगे या ना बनाएंगे। अच्छा एक बार नीचे आ जाओ, ये बताओ अगर मैं 21वां स्रोत लूं तो 21वें स्रोत को किसके साथ मिक्स करूं जो लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस बने, 21 दिख रहा है यहाँ, 21 से 30 तक, क्या इनको काटने वाला कोई है, सोच के बताओ, क्या आपकी ऐसी कोई तरंग है जो 21 को किसी के साथ कंपैरिजन करके काट दे, कोई है ही नहीं यहाँ, तो इसका मतलब ये तो सारे फ्री हैं, 21 से लेकर 30 तक जितने स्रोत हैं इनकी सारी तरंगें पहुंच जाएंगी वहां पे, इनको वो काटने वाला है, अगर नहीं है तो प्रॉपर लाइट जाएगी, तो इनसे होती हुई रेखा सीधी की सीधी हमारी पी पॉइंट पर मिलेगी हमें, और अगर पी पॉइंट पर रेखा मिलेगी तो ये दोनों तो क्या मिलाएंगे बनाएंगे डार्क, और ये क्या बनाएगा,
ये ब्राइट स्पॉट देगा हमें, क्योंकि ये बच जाएगा इतना। बट एक बात सोचो, यहां पर कितना हिस्सा पहुंचा, 1/3। सही बात है। तो अगर तुम्हारी कोई तरंग ऐसी थी तो उसका आयाम इतना नहीं बचा, कितना बच रहा है, 1/3। तो इसके 3 हिस्से करो तो केवल इतनी रेखा पहुंची होगी, इसका मतलब यह है कि बस इतनी सी रेखा पहुंची होगी, 1/3। क्योंकि ऐसा ऐसा करके 3/3 हिस्से बन जाएंगे इसमें, तो 1/3 हिस्सा पहुंचा होगा यहाँ पे। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, देखो अब आयाम जो है तुम्हारा, यहाँ पर जो आयाम टोटल है यानी कि जो ए डैश है वो कितना है, वो ए आयाम का तिहाई है इस केस में, समझ रहे हो तुम। अगर ए आयाम का तिहाई है इस केस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है, यहां पे मैं लिखूंगा तो इसको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर बटे 9। और ए स्क्वायर कौन सी इंटेंसिटी है, ए स्क्वायर आपकी प्रारंभिक इंटेंसिटी है, और ये जो हम निकाल रहे हैं ये कौन सी इंटेंसिटी है, ये आपकी डैश है, वो इंटेंसिटी जो यहाँ पे पहुंची। तो प्रारंभिक कितनी थी, प्रारंभिक थी ए स्क्वायर। तुम्हें पता होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी ए स्क्वायर होती है। यहाँ पर अगर कोई पूछा तुमसे कितनी होती है तो वाई नॉट कितनी होगी, ए स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम यही होती है। पता है इस बात का, नहीं पता, पता है ना। और अगर दो तरंगों के आयाम आपस में जुड़ जाएं, तो अगर दो तरंगों के आयाम आपस में जुड़ जाएं और समान आयाम की तरंगें हों, तो आयाम आपका 2a हो जाएगा टोटल। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, किसी भी जगह की मैक्सिमम इतनी हो सकती है बस। तो आई बराबर के ए स्क्वायर, कल ही बताया था मैंने तुम्हें, ये सूत्र है हमारा। चलो अब यहाँ पे अगर ए स्क्वायर बाई 9 है तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी प्रारंभिक इंटेंसिटी की 9वां हिस्सा है। सही कह रहा मैं गलत, प्रारंभिक इंटेंसिटी का अगर ये 9वां हिस्सा हुआ तो इसका क्या मतलब है, प्रारंभिक इंटेंसिटी का अगर ये 9वां हिस्सा हुआ तो इसका क्या मतलब है, जितना ये चमकेगा ये उससे चमकेगा तो, लेकिन उससे 9 गुना कम चमकेगा, 1/9वां हिस्सा चमकेगा। क्लियर है, ये 9 गुना ज्यादा चमकेगा, ये 9 गुना कम चमकेगा, बस क्लियर है बात, ये डाउट है। और इतने पे तो कुछ चमकने का ही ना। तो तुम्हें यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी कैसी, ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे आपकी फ्रिंज ब्राइट होगी। मेरी बात समझ में आई। चलो अब देखते हैं आगे कि अगर 5 λ/2 लेंगे तो क्या होगा, बताओ। 5 λ/2 लेने पे यहाँ हमारा चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ 5 λ/2 लिख लिया मैंने। चलो 5 λ/2 में करो, कितने हिस्से करोगे, 5 हिस्से करेंगे। इसको तुम्हें अगर समझ में आ गया हो तो मैं मिटा दूं, ये समझ में नहीं आया। 21 से लेके कहां तक, 21 से लेके 30 तक ये सारे हमें कैसे देंगे, ये हमें ब्राइट इंटेंसिटी देंगे, ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी यहाँ पे। मेरी बात समझ में आई तुम्हारे, तो बचे केवल ये हैं। चलो अब एक बार देख लेते हैं हम कि अगर हम इसके 5 हिस्से करते हैं λ/2 के तो फिर क्या होगा। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें इसकी थ्योरी लिखूंगा, और थ्योरी लिखने के टाइम पे मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी थ्योरी लिखने के टाइम पे हम इसमें ये नहीं समझा सकते कि इतने स्रोत लिए, ये सब एक तरह से ये सब राज की बातें हैं अंदर की। तो इन सभी बातों को तुम्हें केवल दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं बुक में नहीं लिख रही, ठीक है, किसी बुक में नहीं लिख रही, और ना ही तुम्हें लिखनी है कहीं। बताओ तुम कहां लिखोगे, ऐसा लिखोगे तुम कि 100 स्रोत मान लिए उसमें से इतने बचे इतने बचे। ये केवल दिमाग में सेट रखनी है कि जब न्यूमेरिकल आएगा, जब तुमसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे तो तुम्हारे दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब यहां ये हमारी दोबारा यहां से लेके यहां तक क्या होगी, ए हो गया, ये ए है। और क्या होगा फिर उसके बाद, यहां इस पर लंब डालेंगे, ये हो गया 90 डिग्री। कितना बनाना है इसको, 5 λ/2। बताओ अगर ये 5 λ/2 है तो कैसे हैंडल किया जाएगा, 5 λ/2 पे कैसे हैंडल करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसके 5 टुकड़े करने चाहेंगे, 5 टुकड़े करेंगे तो बीच में 4 डॉट लगाने पड़ेंगे, तभी तो 5 टुकड़े होंगे ना। पता तो पता नहीं सब है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए 5 टुकड़े। चलो फटाफट बताइए जरा, पांचों के पांचों टुकड़े समरूप त्रिभुज हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। ये 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, और थीटा सब में कॉमन है, ठीक। अभी इसकी डेरिवेशन बची हुई है, अभी हमें ये देखना है कि हमारा कितने पे कितना आ रहा है। अभी तो मैं इस लिस्ट को बना रहा हूँ बस हल्की सी, मैं तुम्हें डायरेक्ट ये भी बता सकता था कि ये लिस्ट ऐसा ऐसा बनती है कि इतना होगा तो इतना होगा, इतना होगा तो इतना होगा। तो बस हम लिस्ट डेराइव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे अभी। तो अब अगर ये 5 λ/2 है तो टुकड़े कितने कितने हो सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले λ/2, ये सही हो रहा है, ये कितना होगा लैम्डा, ये कितना होगा 3 λ/2, ये कितना होगा 2 लैम्डा, और ये कितना होगा 5 λ/2। ये समझ नहीं आई। देखो यहाँ पे लैम्डा कितना है 1, यहाँ पे लैम्डा कितने हैं 2, यहाँ पे है 2 λ/2, यहाँ पे है 3 λ/2, यहाँ पे है 4 λ/2, और यहाँ पे है 5
लैम्डा बाई टू, तो 5 लैम्डा बाई टू तो 5 लैम्डा बाई टू है। 4 लैम्डा बाई टू का मतलब होता है 2 लैम्डा, इसलिए हमने इसको 2 लैम्डा लिख दिया, 2 लैम्डा बाई टू लिख दिया मैंने, 2 लैम्डा है प्रॉपर। और ऐसे करके ये वाला कितना होगा 3 लैम्डा बाई टू, तो अगला कितना होगा 2 लैम्डा बाई टू, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे लैम्डा आ रहा है ये रहा। तो ये मैं समझ रहा यहाँ पे कहीं लैम्डा कहीं 3 लैम्डा बाई टू कैसा हो गया, ये सारा का सारा लैम्डा बाई टू ऐड होके हुआ है। क्लियर है? चलो मिटा दूं, मिटा दूं, समझ बजाना चाहिए, ऐसा ना कि तुम यहाँ रट्टा मार के चले जाओ, रट्टा मार के तो सारे जाएंगे बोर्ड में, है ना, एंड टाइम पर रट्टा मत मारना। अब देखो ये सारी चीजें तुम्हारे बोर्ड के कितने दिन बच रहे होंगे, 2 एक महीने बच रहे होंगे, तो है 1 महीना कहाँ 2 महीने, चलो मान लो तुम्हारा 1 महीना बच रहा है, तो और अच्छी बात है ना, 1 महीने में तुम ज्यादा भूल भी नहीं सकते। और तुम्हारा सब वे ले लो प्रीवियस ईयर पेपर, 1 जनवरी से पहले पहले नई साल पे सबके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, और मैं डिसाइड करूँ नई साल में मैं किसको पढ़ाऊंगा। ठीक, टेस्ट होंगे तुम्हारे उससे पहले दबा के 3 4 टेस्ट और होंगे, अभी एक तो हो गया। अब जो हम टेस्ट में अच्छे से पास होते रहे तो ठीक है, तुम्हारे बोर्ड में नंबर कम नहीं आएंगे, और अगर तुम टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते तो फिर तुम पढ़ने लायक हो नहीं। चलो भाई, अब यहाँ पे ये सारा क्लियर है, कितने कितने लैम्डा बाई टू पे बने, जरा एक बार मुझे बता दो इनमें कितने लेने चाहिए मुझे इससे। ये 5 है, 100 ले सकते हैं, 20 20 के बन जाएंगे। चलो तो यहाँ पे ऊपर वाले में 1 से लेकर 20 तक होंगे, या 50 ही ले लूं, चलो 50 ले लो, आसान रहेगा। बहुत बढ़िया, 11 से 12 यहाँ नहीं, 10 से 11 यहाँ मिलेगा भाई, 1 से 10 तो वहां गया, 11 से 20 इसमें हो गया, और 21 से लेके 30 इसमें हो गया, और 31 से लेके 40, और 41 से लेके 50। ठीक है, कंपैरिजन करो फटाफट, इनके पेयर्स बनाओ, पेयर्स बनाओ, सोर्सेज के पेयर्स। एक का पेयर बनेगा 11 के साथ, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, एक का पेयर अगर 11 के साथ है, इसका मतलब 1 और 11 के बीच में जो पथांतर है वो लैम्डा बाई टू का पथांतर है। किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट बताओ किसका पेयर है किसके साथ। अच्छा 2 का बताओ जल्दी, 2 का 12 के साथ। ऐसे अगर ऊपर वाले में अगर मैं बनाना चाहूं तो किसके साथ बना सकता हूं, 20 का पेयर बना सकता हूं मैं 10 के साथ, और 20 से ऊपर 19वें का, तो 10 से ऊपर 9वें का, और इनके पेयर्स में लैम्डा बाई टू मिलेगा। तो इसके यहां तक जो पेयर्स हैं उन सभी पेयर्स में लैम्डा बाई टू का पथांतर है, तो ये जो हमें रिजल्ट देगा ये तो हमें देगा डार्क का, यानी कि इतना वाला तो डार्क हो गया। नेक्स्ट 21 से लेके 40 के बीच में देखते हैं, 21 से लेके 21 से 31, 22 32, ऐसे अगर मैं 40 लिखूं तो इधर कौन होगा, यहां 40 है तो ऊपर 30, यहां पे 39 है, अगर मैं इसके ऊपर वाला लूं तो मुझे 30 के भी ऊपर वाला 29 लेना पड़ेगा। इन सभी का कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लैम्डा बाई टू हमें पथांतर मिलेगा, और लैम्डा बाई टू पे मिलेगी हमें डार्क फ्रिंज। तो यहां से यहां तक फिर से हमें डार्क मिला अगेन। अच्छा तो ये बताओ इसका क्या होगा, 41 से 50 जितनी बची, क्या इनको काट पाया, इनको कैंसिल करने के दूसरा है ही नहीं कोई, और अगर दूसरा नहीं है तो ये कैसी बनाएंगे। बट एक बात पता लग गई हमें, क्या पता लग गई, कि जो हमारा आयाम है तरंग का, वो आयाम डैश जो हवा बना वो पहले आयाम का कितना हिस्सा है बताओ। हमने 5 हिस्से करे, 5 हिस्से में से 4 हिस्से कैंसिल हो गए, तो बचा कौन सा, 1, तो 5 में से केवल 1 हिस्सा बचा, इसका मतलब है 5वां हिस्सा बचा, सारे का 5वां हिस्सा, यानी कि सारे को 5 से डिवाइड करेंगे तब मिलेगा हमें ये। तो अगर ये a डैश आपका a/5 है तो i कितना होगा, i डैश, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे डैश का, तो हमें क्या मिलेगा a/5, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²/25, और a स्क्वायर का मतलब है ये हमारा I0 है, और ये 25, इसका मतलब जो i डैश है वो प्रारंभिक तीव्रता की 25वां भाग है, और पहला कौन सा भाग मिला था, 9वां। क्लियर है? तो अब ऐसे ही करके जब हम आगे चलते रहेंगे तो हमें समझ में आती रहेगी कि जितना हम दूर जाएंगे, जितना हम दूर जाएंगे उतना ही क्या होगा, दूर जाने का मतलब क्या है, अब तुमको दूर कहे जा रहे, इसको उठा के यहां रखो तभी तो ये बढ़ेगा, अरे इसको यहां लेकर जाओगे तुम तभी तो ये बढ़ेगा तुम्हारा ये वाला हिस्सा। तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, पहले हमने कितना रखा था 3 लैम्डा बाई टू, लेकिन अब हमने कितना कर दिया 5 लैम्डा बाई टू, तो फर्क पड़ गया ना इसमें, तो ये बढ़ गया, इसका मतलब ऊपर पहुंच गया, और जितना ये ऊपर चला जाता रहेगा उतनी तीव्रता बुरी तरह घटती चली जाएगी। तो तीव्रता ग्राफ मैंने कल भी समझाया तुम्हें, बीच में जो इंटेंसिटी होती है वो होती है बहुत ज्यादा, और साइड में फिर जीरो जाती है, देखो जीरो जाती है। तुम कहां से स्टार्ट करोगे, तुम स्टार्ट करोगे जीरो से, जीरो पर तुम्हारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर तुम जाओगे लैम्डा पे, मैं कल बनाऊंगा इस ग्राफ को, तो यहाँ पे हो जाएगी जीरो, फिर कितना करोगे 3 लैम्डा बाई टू, फिर उठेगा थोड़ा सा ग्राफ, फिर जीरो, फिर उठेगा थोड़ा सा, फिर जीरो, फिर उठेगा थोड़ा सा, फिर जीरो, फिर खत्म हो जाती है। तो अगर वो 7 लैम्डा बाई टू पे तुमसे पूछेगा तो क्या आंसर दोगे उसे, 7 लैम्डा बाई टू पे,
7 लैम्डा बाय 2 में लैम्डा बाय 2 के 7 हिस्से हैं, 6 हिस्से कट जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जोड़े बन के कटेंगे ना, और एक जोड़ा बचेगा लास्ट, मतलब एक बचेगा लास्ट का हिस्सा, तो वो 7th होगा हिस्सा, तो इसका मतलब 1/7 हिस्सा बचेगा, और 1/7 हिस्से का मतलब 1/I0/49, तो I0/49 हिस्सा मिलेगा हमें अगले तीसरे का, समझ गए। और आगे और भी 81 वाला हिस्सा मिलेगा हमें भाई, 9 7/2 होगा, 9 लैम्डा बाय 2 होगा, 9 लैम्डा बाय 2 तो 1/81, यानी कि I0/81, तो हमें 81वां हिस्सा मिलेगा। क्लियर है, ऐसे करके आगे चलते चले जाएंगे और फिर 121वां हिस्सा मिलेगा भाग। तो ये जो लगातार तीव्रता घटती जा रही है, ये किसमें होती है, विवर्तन में। और व्यतिकरण में सारी तीव्रताओं की समान, सारी फ्रिंजों की समान तीव्रता होती है, समान चौड़ाई होती है। यहाँ पे चौड़ाई भी डिफरेंट होगी और तीव्रता भी डिफरेंट होगी। आज तुम्हें तीव्रता समझ में आ गई, क्या तुम्हें क्लियर हो गया कि कितने पथांतर पे क्या होगा। अगर ये क्लियर है तो अब हम कल इसे खत्म कर लेंगे सारे चैप्टर। ठीक, एक और बच रहा लेक्चर बस।